सो लास्ट टाइम हमने डीप लर्निंग की इंट्रोडक्शन एक देखी थी। हमने न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट देखा था। न्यूरल नेटवर्क पे किस तरह न्यूरल नेटवर्क इनपुट को एक और स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उस स्पेस में जाके फिर आपने जो भी करना था, क्लासिफिकेशन करनी थी, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, वो इंस्टेड ऑफ इनपुट एक्स स्पेस में सॉल्व करने के आप एफ ऑफ एक्स कोई स्पेस है उसमें चले जाते हैं और वहाँ सॉल्व करते हैं। और इन स्पेसेस में एक्स से एफ ऑफ एक्स में जाने की ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के पैरामीटर्स सबसे अच्छे क्या होने चाहिए, और एफ ऑफ एक्स से आउटपुट वाई में जाने के जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके पैरामीटर्स कौन से सबसे अच्छे हैं। न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इन ट्रांसफॉर्मेशंस को ऑप्टिमली ढूंढती है। व्हेन इट कम्स टू इमेजेस, देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ न्यूरल नेटवर्क कॉल्ड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। आज हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे क्योंकि ये ख़ास तौर पे इमेजेस को ज़हन में रख के डेवलप किए गए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये बात मैं पहले भी कई दफ़ा कर चुका हूँ कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो तो वेक्टर्स की सिमिलैरिटी मेजर करता है। सो फॉर एग्जांपल u और v जो वेक्टर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में तो नहीं पॉइंट कर रहे, लेकिन दोनों टूवर्ड्स द राइट पॉइंट करते हैं। तो जितने ये एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते होंगे उतना डॉट प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। जितने ये फॉर एग्जांपल नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, 180 डिग्री का फ़र्क है, एक v इधर पॉइंट करता है, u लेफ्ट को पॉइंट करता है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, -1 आ जाएगा। मैं अस्यूम करूँ कि यूनिट वेक्टर्स हैं एंड सो ऑन। सो डॉट प्रोडक्ट जो है ये वेक्टर्स की सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये बात तो हम पूरे कोर्स में लेके चले हैं। जिसको आप न्यूरॉन, पिछले 2 लेक्चर में जिसको मैं न्यूरॉन कह रहा था, उसको आप एक डिटेक्टर के तौर पे देख सकते हैं। ये मैंने मेंशन की थी बात। और डिटेक्टर इसलिए कह रहा हूँ कि जब एक न्यूरॉन फायर करता है, जब वो कहता है मेरी आउटपुट 1 हो गई है, या जब वो कहता है मेरी आउटपुट 0 से बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि उसका एक्टिवेशन फंक्शन में जो एक्टिवेशन गई थी, यानी इनपुट जो उसको गई है, वो वेट्स की तरह की होगी। क्यों? व्हेन इट फायर्स इट इम्प्लाइज कि W ट्रांसपोज X यानी एक्टिवेशन, ये बड़ी वैल्यू थी। और अगर W ट्रांसपोज X बड़ी वैल्यू थी तो ये तो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट बड़ा आया है। जब डॉट प्रोडक्ट बड़ा आएगा इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स सिमिलर थे, विच मीन्स कि जब न्यूरॉन फायर होता है इट मीन्स कि द वेट्स आर सिमिलर टू X, एंड दैट मीन्स कि न्यूरॉन की इनपुट में कोई ऐसा X आया है जो उसके वेट्स की तरह का था, यानी अपने वेट्स की तरह की जो इनपुट्स है ना वो ये डिटेक्ट करता है। जब मैं कहता हूँ न्यूरॉन एक डिटेक्टर है, इट मीन्स कि एनी न्यूरॉन डिटेक्ट्स इनपुट्स दैट आर सिमिलर टू इट्स वेट्स, देयरफॉर इट्स अ डिटेक्टर। ठीक है। विद दैट सेड, अब हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को देखते हैं। जो आपने इस कोर्स में कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन देखा हुआ है। हमने जब इमेज को स्मूथ किया था तो गॉसियन कॉन्वोल्यूशन लगाई थी। जब हमने इमेज में से ग्रेडियंट्स निकाले थे तो डेरिवेटिव मास्क्स, डेरिवेटिव फिल्टर्स अप्लाई किए थे, वो इमेज के शार्प चेंजेस को डिटेक्ट करते थे, यानी एजेस को। सो यू हैव सीन कॉन्वोल्यूशन वर्क इन डिफरेंट वे। कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन ही था जो इमेज को स्मूथ भी करता था, कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन था जो इमेज को शार्पन भी करता था, यानी उसकी एजेस निकालता था, डेरिवेटिव्स। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्वोल्यूशन फिल्टर्स produce different kinds of effects on the image, ठीक है। अब हम नेटवर्क्स देखेंगे जिसको आप न्यूरॉन कहते हैं, वो कॉन्वोल्यूशन के रिजल्ट से निकला होगा। ऐसे नेटवर्क्स को कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। इस वक्त दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। और ये एक्सप्लॉइट किसको करता है? इमेजेस की लोकल कोरिलेशन को। इस पर मैं एक तो लफ्ज़ कह दूँ कि जब आपके पास एक इमेज आती है, let's say you have some person standing in front of, I don't know, let's say there's a person standing, यहाँ पे पानी है, and there's a beach, यहाँ पे you'll have some sand, रेत होगी, so you have a person, you have sand, you have water, पीछे मुमकिन है आसमान भी हो, whatever। लोकल कोरिलेशन ये चीज़ है कि इफ दिस पिक्सल इज येलोइश और ब्राउन, सैंड का अगर पिक्सल है,
तो इसके साथ वाले पिक्सल्स भी इसी तरह के होंगे। दैट्स लोकल कोरिलेशन, कि अगर मैं लोकली देखूं कलर्स को, दे आर हाईली कोरिलेटेड, ठीक है। और अगर मैं इस सैंड वाले पिक्सल से दूर किसी पिक्सल को देखूं, लेट्स से इफ आई लुक एट दिस पिक्सल, तो ये रेड पिक्सल और ये ब्लू पिक्सल, इफ आई लुक एट ओनली दीज टू लोकेशंस इन अ लॉट ऑफ इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस हैं मेरे पास, और हर इमेज में मैं हर इमेज से ये रेड लोकेशन वाले पिक्सल्स उठा लेता हूँ और इनके कलर्स देख लेता हूँ, और मैं ब्लू लोकेशन जो पड़ी है ये वाले पिक्सल भी उठा लेता हूँ और इनके कलर्स देख लेता हूँ, ठीक है। सो ये रेड और ब्लू जस्ट रिप्रेजेंट लोकेशंस, दे डोंट रिप्रेजेंट कलर्स। ये लोकेशंस हैं कि मैं बहुत सारी इमेजेस में से रेड लोकेशन के कलर्स लाता हूँ और बहुत सारी इमेजेस में से ब्लू लोकेशन के, उन्हीं इमेजेस में से, सारों में से ब्लू लोकेशंस के कलर लेके आता हूँ। ये जो दो वेक्टर्स आ गए मेरे पास, एक वेक्टर x कह लें, एक वेक्टर y कह लें ऑफ कलर्स, ये वेक्टर्स लेस कोरिलेटेड होंगे वर्सेस अगर मैं एक रेड लोकेशन से लाता और एक लेट्स से ऑरेंज लोकेशन यहाँ पे ले आता हूँ नियर बाय पिक्सल्स, और नियर बाय पिक्सल्स के भी बहुत सारे मैं ले आता हर इमेज में से। लेट्स कॉल दिस वेक्टर z। तो z एंड x वेक्टर्स ये हाईली कोरिलेटेड होंगे, कि जैसे मैं नहीं कह रहा कलर सेम होना जरूरी, पर जैसे x चेंज होता होगा वैसा ही z चेंज होता होगा, ठीक है। और x और y जो दूर हैं वो वीक कोरिलेशन होगी उनमें। हाईली की बजाय स्ट्रांगली कह देता हूँ, स्ट्रांगली कोरिलेटेड और वरना वीकली कोरिलेटेड। ये जो प्रॉपर्टी है ना कि इमेजेस में, और ये तमाम इमेजेस में होती है, इस प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लॉइट करेंगे कि जब आपने रेड पिक्सल के बारे में कुछ कहना है तो यू डोंट हैव टू लुक एट लोकेशंस दैट आर फार अवे। जब आपने ब्लू पिक्सल के बारे में कुछ कहना है यू डोंट नीड टू लुक एट लोकेशंस दैट आर फार अवे, ठीक है। ये अब हम एक्सप्लॉइट करने लगे। जो आम न्यूरल नेटवर्क है जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे, आम न्यूरल नेटवर्क ये करता है, आपके पास ये न्यूरॉन है एक किसी भी लेयर का, लेट्स से एक लेयर में इस तरह न्यूरॉन्स पड़े हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट न्यूरॉन। पीछे आपके पास इनपुट है जैसी भी है, ये न्यूरॉन किस तरह कनेक्ट होता था? सारों से कनेक्ट हुआ होता है, जितने भी यहाँ न्यूरॉन थे। डू यू रिमेंबर? फुली कनेक्टेड, डू यू रिमेंबर? यस। सो एक ट्रेडिशनल जो न्यूरल नेटवर्क है वो किसी एक न्यूरॉन जो है वो पीछे सबको देख रहा होता था, और इमेजेस में हम ये देख रहे हैं कि इमेजेस में ये जो लोकल कोरिलेशन प्रॉपर्टी है ये कहती है कि यार व्हेन यू वांट टू डिसाइड अबाउट सम सर्टेन प्लेस, लेट्स से दिस ब्लू पिक्सल, आपने फैसला करना है कि ये पानी का पिक्सल है, ये सैंड का पिक्सल है, ये बंदे का पिक्सल है, ये कोई चिड़िया का पिक्सल है, किस चीज़ का पिक्सल है ये। सो अगर इस तरह का फैसला करना है, ये फैसला करने के लिए डोंट लुक एट द होल इमेज, लुक एट जस्ट दिस रीजन, अ स्मॉल रीजन अराउंड दिस, ठीक है। ये बेसिक आइडिया है। तो न्यूरल नेटवर्क सारों को देख रहा होता है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जब हम करेंगे ये सबको नहीं देखेगा, ठीक है। देखते हैं ये किसको देखेगा। कॉन्वोल्यूशन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना, मैं वो आपको बता दूं, CNN के कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बाय द वे, आप लोगों ने मशीन लर्निंग पढ़ा हुआ है। हैव यू स्टडीड CNNs इन योर मशीन लर्निंग कोर्स? नो सर। बिल्कुल भी नहीं? नहीं सर, नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। सो आपके पास एक इनपुट इमेज है, लेट्स से ये एक ग्रे स्केल इमेज है, तो मैं सिंगल चैनल कह रहा हूँ, इसमें सिर्फ ग्रे स्केल इमेज। उस ग्रे स्केल इमेज पे मैंने कॉन्वोल्यूशन अप्लाई की, सो आई कन्वॉल्व माई इमेज विद दिस फिल्टर हेयर, 3x3 का फिल्टर है, और उस फिल्टर में कुछ फ़र्क वैल्यूज़ पड़ी हैं। ये हो सकता है गाउसियन फिल्टर की वैल्यूज़ हो सकता है ये एज डिटेक्शन के फिल्टर की वैल्यूज़ हों, कोई भी फिल्टर है, हो सकता है ये रैंडम हो, जो भी है ये, उनसे मैंने इमेज को कन्वॉल्व कर दिया। जब मैं इमेज को कन्वॉल्व करता हूँ तो मैं इस तरह लिखूंगा ना, I*F1 इज दिस फिल्टर, आई शुड हैव रिटन डाउन द नेम, दैट्स माय फिल्टर, ठीक है। I*F1 ये हमारी नोटेशन थी। होगा क्या, और मैंने आपने ये भी देखा है कि सेम साइज की कॉन्वोल्यूशन, वैलिड कॉन्वोल्यूशन, यू रिमेंबर दीज थिंग्स या भूल गए?
जिससे जहाँ पर कुछ लड़ी पर जा रही है। ओके, आइडिया बस ये था कि जब आप कन्वॉल्व करते हैं किसी मास्क से इमेज को, तो मास्क जब आप शुरू में प्लेस करते हैं तो मास्क बाहर भी चला जाएगा, है ना? अगर मास्क का सेंटर ये है एंकर, अगर आप यहाँ पे Yes, sir. मास्क रखते हैं तो मास्क बाहर भी जाएगा, और अगर वो बाहर जाता है तो इस तरह की सिचुएशन का क्या करना है? आपने जीरो पे ऐड करना है, आपने इनको इग्नोर कर देना है इन जगहों को कि जी यहाँ पे मैंने मास्क रखना ही नहीं, मैं सिर्फ वहाँ रखूँगा जहाँ पे मास्क पूरा पूरा अंदर आता हो। जब पूरा पूरा अंदर आता हो तो वो वैलिड कॉन्वोल्यूशन थी, और उसमें यह था कि जो रिजल्ट था उसका साइज़ छोटा हो जाता था। याद आया? Yes, sir. लेकिन जब आप हर जगह पे मास्क रखते थे और बाहर जीरो पे ऐड कर देते थे कि जब बाहर निकलेगा कोई बात नहीं, निकलने दे बाहर, मैं हर जगह मास्क रखूँगा, तो इस केस में जो रिजल्ट आता था वो सेम साइज़ का होता था इमेज के। हैव यू रिकॉल्ड इट नाउ? Yes, sir. तो इसको सेम साइज कॉन्वोल्यूशन कहते हैं। तो लेट्स अज्यूम फॉर नाउ कि हम सेम साइज वाली कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं। मेरे पास एक इमेज आई, मैंने उस पर मास्क अप्लाई किया, और मेरे पास और सेम साइज वाली कॉन्वोल्यूशन मैंने की, यानी मास्क को हर पिक्सल पे रखा है, चाहे मास्क बाहर जाता हो, मैं रिजल्ट लेके आऊँगा हर पिक्सल पे। सो आई गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज, बट देन जो भी कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट आया था उसको मैंने रिल्यू फंक्शन में से गुजार दिया, यानी किसी एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजार दिया। सो सडनली यू नोटिस कि ये जो मैंने एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजारा है, ये मैंने सादा से कॉन्वोल्यूशन के ऑपरेशन को न्यूरल नेटवर्क की तरह नहीं ट्रीट कर लिया, मैंने न्यूरल नेटवर्क धक्के से इंट्रोड्यूस कर दिया एक, है ना? Yes, sir. पहले भी तो न्यूरल नेटवर्क धक्के से इंट्रोड्यूस हुए थे। पहले क्या होता था? W ट्रांसपोज X कहते थे आप, ये तो कोई नई बात नहीं थी, बड़ी देर से आप ये कर रहे थे, लेकिन फिर आप किसी एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजार देते थे चीज़ों को और कहते थे न्यूरल नेटवर्क बन गया। यही अभी मैंने यही किया, ठीक है? क्योंकि अब जो भी वैल्यू यहाँ पे आई थी कॉन्वोल्यूशन के बाद, उसको मैंने रीलू में से गुजार दिया, जो भी वैल्यू यहाँ पे आई थी कॉन्वोल्यूशन के बाद मैंने रीलू में से गुजार दिया, एंड सो ऑन। ये कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का पहला बिल्डिंग ब्लॉक आपके सामने है। कॉन्वॉल्व करो, रीलू में से गुजार दो, दैट्स स्टेप 1। स्टेप 2, सब सैंपल। ये तो बहुत ही सादा है। सब सैम्पलिंग कहता है कि ये वाला पिक्सल उठा लो, जो रिजल्ट आया है, रीलू का जो रिजल्ट आ चुका है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ये वाला पिक्सल उठा लो, दूसरा फेंक दो, ये वाला उठा लो, तीसरा फेंक दो, ये वाला उठा लो, फिर ये वाली पूरी रो फेंक दो, अगली रो में से पहला उठा लो, दूसरा फेंक दो, तीसरा उठा लो, चौथा फेंक दो, पांचवा उठा लो। यू सी वेयर दिस गोइंग? सब सैंपल कर लिया हमने। इमेज को हर पिक्सल पे सैंपल करने की बजाय मैं इमेज को हर दूसरे पिक्सल पे सैंपल कर लिया, और दूसरे की बजाय मैं हर तीसरे पे सब सैंपल कर सकता था, मैं हर चौथे पे सैंपल कर सकता था। यूजुअली हम हर दूसरे पे करते हैं। इस सब सैंपलिंग क्लियर? तो ये एक छोटी इमेज आ जाएगी, यानी अगर ये इमेज लेट्स से आई डोंट नो, अगर ये 100 बाय 100 की थी तो ये इमेज 25 बाय 20, 50 बाय 50 की आ जाएगी, ठीक है? Yes, sir. ये दो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के। कन्वोल्यूशन ऑफ कोर्स विद सम एक्टिवेशन फंक्शन नॉन लीनियर, तो कन्वोल्यूशन एंड देन सब सैंपलिंग। दैट्स, अगर आपको ये समझ आ गए, आपको CNNs ऑलमोस्ट सारे समझ आ गए, ठीक है? और कन्वोल्यूशन आपको पता है कैसे होता है, सो आप लोगों को तो कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, यू नो कन्वोल्यूशन क्या है, ठीक है? ये तो था अगर ग्रे स्केल इमेज थी। अगर आपके पास मल्टी चैनल इनपुट है, फॉर एग्जांपल कलर इमेज, रेड ग्रीन ब्लू, और ये कलर इमेज होना भी ज़रूरी नहीं है और 3 चैनल होना ज़रूरी नहीं है। लेट्स से आपके पास सैटेलाइट इमेजरी का डेटा है। सैटेलाइट इमेजरी जो होती है उसमें कई चैनल्स होते हैं। सैटेलाइट ने लेट्स से दुनिया की जो इमेजेस एक्वायर की होती हैं वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पे एक्वायर की होती हैं। ये रेड ग्रीन ब्लू भी तो उसमें फ्रीक्वेंसीज ही हैं, तो बहरहाल उस डिटेल में नहीं जाते। सैटेलाइट इमेजरी में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के चैनल्स होते हैं, तो यू कुड हैव मोर देन 3 एज वेल। तो इसलिए मैं बनाया तो 3 है, पर मल्टी चैनल मीन्स बहुत सारे चैनल्स। वेल, अगर आपके पास मल्टीपल चैनल्स हैं तो आप ऐसा करें, आप हर चैनल के लिए एक कॉन्वोल्यूशन फिल्टर रख लें। 3 चैनल थे, 3 कॉन्वोल्यूशन फिल्टर हैं। इस वाले से पहले को कर देंगे, दूसरे वाले से दूसरे को, तीसरे वाले से तीसरे को कन्वॉल्व कर देंगे। एनी कंफ्यूजन्स? ठीक है। और ये जो पूरा, नाउ नोटिस द टर्मिनोलॉजी, ये जो पूरा कन्वोल्यूशन वॉल्यूम है, ये जो पूरा कन्वोल्यूशन वॉल्यूम है, कन्वोल्यूशन फिल्टर्स का वॉल्यूम, इसको अब मैं फिल्टर F1 कह रहा हूं।
1D में तो बस एक ही फिल्टर था क्योंकि इनपुट 1D थी, चैनल उसमें एक था। अब आपका इनपुट एक वॉल्यूम आ रहा है तो कन्वोल्यूशन का भी वॉल्यूम होगा। एनी क्वेश्चंस? Yes, sir. ओके, मैंने इस इनपुट वॉल्यूम को कन्वोल्यूशन वॉल्यूम से कन्वॉल्व किया जस्ट लाइक बिफोर, और जो रिजल्ट आया उसको रीलू में से गुजार दिया जस्ट लाइक बिफोर, और जो रिजल्ट आया उसको सब सैंपल कर दिया जस्ट लाइक बिफोर। ठीक है, सो यू कैन वर्क विद ग्रे स्केल इमेजेस, यू कैन वर्क विद मल्टी चैनल इमेजेस, इट्स ऑल द सेम। वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सेम है, कन्वोल्यूशन करें, सब सैंपल कर दें। ठीक है, एक की पॉइंट मैं यहाँ बता दूं कि जब आप ये वॉल्यूम से कन्वॉल्व करते हैं ना, तो जो आपकी पहली कन्वोल्यूशन थी रेड वाली, फिर एक ग्रीन वाली, ये इधर से एक इमेज आ जाएगी, रेड चैनल कन्वॉल्व हुआ, इधर से एक ग्रीन चैनल कन्वॉल्व हुआ आ जाएगा, इधर से ब्लू चैनल कन्वॉल्व हुआ आ जाएगा। फिर उन तीनों जो रिजल्ट्स आए हैं उनको ऐड करेंगे तो कन्वोल्यूशन फाइनल होगी। यानी कन्वोल्यूशन वॉल्यूम के साथ जब आप कन्वॉल्व करते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो अभी भी वन चैनल है। ये ना समझिएगा कि यहाँ पे इनपुट में भले मल्टीपल चैनल्स थे, आउटपुट में मल्टीपल चैनल नहीं आएंगे, आउटपुट पे वन चैनल ही आएगा। कन्वोल्यूशन सारे एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट्स का सम करती है, तो सारे में इधर तो तीनों चैनल थे, तीनों का सम होगा। ठीक है, आउटपुट अभी भी वन चैनल है दोनों केसेस में, इधर भी आउटपुट वन चैनल थी, इधर तो क्लियर था, इधर आप कंफ्यूज हो सकते थे। बहरहाल तीनों चैनल्स का जब सम करेंगे तब कन्वोल्यूशन का रिजल्ट फाइनल होगा, और उस एक चैनल पे फिर रीलू में से गुजार दें और फिर सब सैंपल कर दें। ओके, ये जो भी मल्टी चैनल इमेजेस पे मैंने काम किया कि मैंने एक कन्वोल्यूशन फिल्टर लगाया, ये F1, इसी तरह ये सिंगल चैनल पे एक कन्वोल्यूशन फिल्टर लगाया था F1। आई कैन एक्चुअली अप्लाई फिल्टर F1, उसको रीलू में से गुजारा, सब सैंपल किया। आई कैन ऑल्सो अप्लाई फिल्टर F2, उसको रीलू में से गुजारा, सब सैंपल किया। आई कैन अप्लाई फिल्टर FM, यानी डॉट 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 कर देता हूँ। आई कैन अप्लाई मैनी फिल्टर्स, आई कैन कन्वॉल्व माई इमेज विद मैनी फिल्टर्स। अगर आपके नॉलेज से जोड़ूं तो F1 कुड बी अ गाउसियन फिल्टर, F2 कुड बी अ शार्पनिंग फिल्टर, या ये हो सकता है F1 जो है वो एक वाइड गाउसियन है, स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ी है उसकी, F2 एक नैरो गाउसियन है, F3 जो है वो एक आई डोंट नो, हमने सोबल फिल्टर या इस तरह के फिल्टर्स एज डिटेक्शन की बारी किए थे, यानी इट कुड बी सम एज डिटेक्शन फिल्टर। फिल्टर्स तो बहुत हो सकते हैं, यू कैन हैव मेनी डिफरेंट फिल्टर्स। और मैंने ओवरऑल प्रोसेस को देखें, उसकी डिटेल्स में ना गुम जाइएगा, ओवरऑल प्रोसेस हुआ क्या इस वक्त। व्हाट वी हैव अचीव्ड सो फार इज कि हमने इमेज आई थी जो इनपुट में आई थी, क्या ये वाला ट्रैक फॉलो करते हुए क्या मैंने इमेज आई को किसी और एरे, स्मॉल इमेज है, सब सैंपल हो गई, छोटी हो गई, S1 में कन्वर्ट नहीं कर दिया है? आई शुड कॉल S1 ऑफ आई। फिर जब मैं ये दूसरा ट्रैक अगर फॉलो करता तो हैवंट आई कन्वर्टेड इमेज आई इनटू अनदर इमेज S2 एंड सो ऑन। I have obtained a lot of different representations या transformations of my image. Do you guys agree? Yes, sir. Okay. ये ही असल क्रूशल आइडिया है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स का, और ये वही न्यूरल नेटवर्क्स का आइडिया ही चल रहा है असल में कि x आया था इनपुट और उसको आपने किसी f of x में बदल दिया है। वेल, यहाँ यही है, ये जो अगर आप इनपुट को यहाँ पे x मानने के लिए तैयार हैं तो यहाँ पर ये जो पूरा कंबाइंड, ये जो मेरे पास छोटी इमेजेस आ गई हैं इस वक्त, ये पूरा सेट, क्या इसको मैं f of x नहीं कह सकता? ये वही काम नहीं हुआ? Yes, sir. Okay. Now let's say something about these convolution filters F1, F2, F3. मैं तो बार बार गाउसियन, एज डिटेक्शन इस तरह कही जा रहा हूँ, लेकिन रिमेंबर आप तो मशीन लर्निंग की दुनिया में हैं। The advantage here is you can learn these filters. ये कभी मैं खुद नहीं सेट करूंगा कि ये गाउसियन है, ये एज डिटेक्शन वाला है एंड सो ऑन। ये मेरे लर्नेबल पैरामीटर्स हैं, जिसको हम कहते थे कि मेरे कोई फंक्शन होता है, वो इनपुट को लेता है, लेकिन उस फंक्शन के कोई पैरामीटर्स होंगे W। ये मैं पिछले लेक्चर में बार बार कह रहा था कि ये W है जो हम लर्न करते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू।
एरर कोई एरर फंक्शन डिफाइन करते थे, उसका डेरिवेटिव लेते थे, ग्रेडियंट डिसेंट करते थे, और मॉडर्न डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स वो सारी लर्निंग करके W स्टार आपको निकाल के दे देंगे। तो ये जो F1 के जो 9 वैल्यूज़ हैं ना, ये मेरे वेट्स ही हैं। F2 के जो 9 वैल्यूज़ हैं ये मेरे वेट्स का हिस्सा है। FM के जो 9 वैल्यूज़ हैं ये मेरे वेट्स का हिस्सा है। सो आई विल लर्न द ऑप्टिमल वेज ऑफ कन्वॉल्विंग एन इमेज। हु सेज के गाउसियन कन्वोल्यूशन ऑप्टिमल होती है, हु सेज के एज डिटेक्शन वाला कन्वोल्यूशन ऑप्टिमल है। जो ऑप्टिमल है, लेट द मशीन डिसाइड। आप मुझे इनपुट्स दे दें, आप मुझे टारगेट्स दे दें, आप मुझे एरर फंक्शन दे दें, मैं उसको ऑप्टिमाइज करके आपको बता दूंगा कि आपको कौन सी कन्वोल्यूशंस करनी चाहिए थी। अग्रीड? Yes, sir. Okay, great, great. So these are learnable. These are parameters. Okay, great. अच्छा, अब मैंने सिर्फ ये किया है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन आई थी ना, पहली कन्वोल्यूशन और सब सैम्पलिंग से S1 मिला था, दूसरी कन्वोल्यूशन सब सैम्पलिंग से S2 और आखिरी कन्वोल्यूशन सब सैम्पलिंग से SM। इन रिजल्ट्स को मैं एक दूसरे के पीछे रखने लगा हूँ चैनल्स में। तो यहाँ पे मैंने वो किया, S1 सबसे पहले रखा, S2 उसके पीछे, और करते करते SM आखिर में। सो इनपुट इमेज मुझे, बल्कि यहाँ एग्जाम्पल में मैंने इनपुट इमेज कह दिया है, बट दिस कुड ईजिली हैव बीन एन इनपुट वॉल्यूम, है ना। और अगर ये वॉल्यूम होता तो यहाँ पे कन्वोल्यूशन के भी वॉल्यूम्स होते। पहले वाले में 3 होते, दूसरे वाले में 3 होते, इसमें भी 3 होते, अगर इनपुट में 3 थे। जितने भी इनपुट में थे उतने इधर होते फिल्टर्स में। तो यहाँ पे मैंने इनपुट इमेज का है, लेकिन आई कुड जस्ट से वॉल्यूम। एक कलर इमेज जो होती है वो भी तो एक वॉल्यूम में ही होती है, 3D। ओके, सो द इनपुट इमेज और वॉल्यूम हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू वॉल्यूम। पहले आपके लेट्स से 3 चैनल्स थे उस वॉल्यूम में, या जितने भी थे, लेकिन अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसमें आपके पास कितने चैनल्स आ गए? M चैनल्स। पहले आपकी कोई हाइट और विड्थ होती होगी, इतनी हाइट इतनी विड्थ, और इस वक्त अगर तो सब सैम्पलिंग फैक्टर ऑफ 2 के साथ थी कि हर दूसरा फेंकती है, तो अब आपकी जो हाइट और विड्थ है वो W/2 है और हाइट 2 है। एक नया वॉल्यूम आ गया, H/2 by W/2 by M चैनल्स। एनी कंफ्यूजन? मेरे साथ हैं आप लोग के नहीं? Yes, sir. Clear. Yeah. So the whole slide just says this कि आपने इनपुट I को ट्रांसफॉर्म कर दिया है इनटू, अपने इनपुट I को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अनदर वॉल्यूम। मैं उसको क्या कहूँ, वॉल्यूम बना ही देता हूँ। You just transformed it into another volume, M channels का। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज अ लर्नेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ये की पॉइंट था कि मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन बस सेटअप किया, वो लर्नेबल है। ठीक है। ओवरऑल कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में होता क्या है? आपके पास इनपुट वॉल्यूम आता है, आप उसके ऊपर पिछली एग्जांपल में मैंने 3, यहाँ पे तो 3 नहीं है, M है, ठीक है। मैंने M को 6 रखा है, मैंने 6 कन्वोल्यूशन वॉल्यूम्स अप्लाई किए हैं। हर कन्वोल्यूशन वॉल्यूम से एक रिजल्ट आ जाएगा, जिसको मैं S1 कह रहा था, S2, S3, S4, ठीक है, ये SM है, S6 इन दिस केस, उनको आगे पीछे रख दिया। सो आई एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इनपुट वॉल्यूम को पहले किसी एक वॉल्यूम में कन्वर्ट करता है, फिर उस वॉल्यूम को I की तरह ट्रीट कर लें। आप समझिए ये मेरी इनपुट वॉल्यूम था, और फिर एक और लेयर अप्लाई कर दें, और इस बार मैंने 12 फिल्टर लगाए हैं। हर फिल्टर 6 चैनल्स वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे इनपुट में 6 चैनल्स थे। इस तरह के 12 फिल्टर मैं लेके आता हूँ, हर फिल्टर से एक रिजल्ट आएगा। मैं S ही कह देता हूँ, आप अब्यूज ऑफ नोटेशन है, लेकिन मैं S कह देता हूँ कि ये S1 पहले का आंसर आ जाएगा, और जो 12वां फिल्टर है उसका S12 आंसर आ जाएगा। और सब सैम्पलिंग भी की हुई है, तो ये 40/40 थे, ये 20/20 हो जाएंगे, ये 10/10 हो जाएंगे। और देखें, आई कुड कीप गोइंग। यहाँ तो मैंने रोक दिया कि मेरे कॉन्वोल्यूशन प्लस सब सैम्पलिंग की एक लेयर, अब मैं कहने लगा हूँ इसको कि ये मेरी इनपुट लेयर थी। अब इसको इनपुट नहीं कहता मैं, वो तो फॉर इलस्ट्रेशन था। ये इनपुट आई, इसको अब मैं लेयर 1 कह देता हूँ। इस लेयर 1 में 6 कन्वोल्यूशन और सब सैम्पलिंग्स थी।
इसको मैं लेयर 2 कह देता हूँ, और इस लेयर 2 के जो वेट्स हैं, लेयर 1 के वेट्स जो हैं वो इधर कॉन्वोल्यूशंस में होंगे, लेयर 2 के जो वेट्स हैं वो इधर कॉन्वोल्यूशंस में होंगे। सब सैम्पलिंग का तो कोई पैरामीटर्स नहीं है, वो तो बस हर दूसरे को फेंक रहा है, तो उसके वेट्स होंगे। एंड आई कुड हैव मैनी लेयर्स, मैं यहाँ पे 2 पे एंड कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं यहाँ पे वो होंगे 10 by 10 by 12, क्योंकि 12 चैनल फिल्टर्स थे। 10 by 10 by 12 मीन्स 1200 न्यूरॉन्स या 1200 पिक्सल्स हैं इस वक्त मेरे पास। हर पिक्सल को मैं न्यूरॉन कहने लगा हूँ। आई विल ट्रीट एवरी पिक्सल हेयर एज अ न्यूरॉन एंड देन आई विल रीअरेंज, मैं उसको वेक्टराइज कर देता हूँ। यानी इसके जो 100 है ना, S1 के 100 पिक्सल्स मैं यहाँ शुरू में रख देता हूँ, S2 के जो 100 पिक्सल्स हैं वो इसके नीचे रख देता हूँ, S3 के 100 पिक्सल्स और नीचे एंड सो ऑन। इस तरह 1200 पिक्सल्स को मैं वेक्टर के तौर पे रख दिया। इसको वेक्टराइजेशन भी कहते हैं, इसको फ्लैटनिंग भी कहते हैं, इसको फ्लैटनिंग लेयर भी कहते हैं। ठीक है भाई, इसके कोई पैरामीटर्स नहीं होते, इस जस्ट स्टेप फ्लैटनिंग कर दिया। अब आप नोट करें कि क्या आपने इमेज को एट दिस स्टेज हैव यू कन्वर्टेड योर इमेज आई टू सम वेक्टर वी एक्स कह देता हूँ। ये मान गए आप बात कि मैंने इस वक्त कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में से गुजार के अपनी इमेज आई जो कि 3D वॉल्यूम था 40 by 40 by 3, उसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है इनटू सम वेक्टर एक्स जिसका साइज 1200 by 1 है। एंड इफ आई हैव डन दिस, अब जो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने कहा था ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क्स होते थे कि एक्स आया, एक्स को कई लेयर्स में से गुजारा, फुली कनेक्टेड, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, व्हाटएवर, और जो तीसरी लेयर पे आंसर आता था उसको अगर मैं कह दूं कि ये f of x है, और फिर वहाँ से कोई आउटपुट निकालते थे आप, और उस आउटपुट को टारगेट के साथ कंपेयर करते थे, इस बेस पे आप अपना एरर फंक्शन डिफाइन करते थे एंड सो ऑन। यानी ये जो आगे काम होने लगा है ना इस फ्लैटनिंग के बाद, ये तो वही पुराने ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क्स वाले काम होने लगे हैं। CNN ने आपको क्या इनेबल किस चीज़ पे किया है कि एक इमेज को आपने कॉन्वोल्यूशन के थ्रू उस पर काम किया है, और कॉन्वोल्यूशन जो है वो लोकल कोरिलेशन प्रॉपर्टी को कंसिडर करती है। देखिए, जब आप कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो आप मास्क फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और उसकी बेस पे इस पिक्सल का कोई आंसर लेके आते हैं। वेल, आर्ट यू सेइंग कि इस पिक्सल का आंसर डिपेंडेड ऑन दीज पिक्सल्स बट नॉट ऑन लेट्स से दिस पिक्सल। यही नहीं कहा आपने कि इन पे नहीं डिपेंड करता, ये करीब वालों पे डिपेंड कर रहा है। ये लोकल कोरिलेशन प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट कर रही है ना कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। तो इसलिए इमेजेस के साथ जब काम करते हैं तो हम कॉन्वोल्यूशन लेके आते हैं ताकि लोकल कोरिलेशन प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट हो इमेजेस की। ऑल यू डन इज, आपके पास इमेज आई, उसकी लोकल कोरिलेशन प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करते हुए आपने कॉन्वोल्यूशन, सब सैम्पलिंग के बहुत सारे ऑपरेशंस करने के बाद अपनी इमेज को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू सम वेक्टराइज्ड रिप्रेजेंटेशन x, और उस x पे अब आप पूछते हैं कि अच्छा एक न्यूरल नेटवर्क में x को पास कर देते हैं, और दिस न्यूरल नेटवर्क फॉर मी कुड बी, जिसको मैं ब्लैक बॉक्स कही जा रहा था पिछले लेक्चर में, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके पैरामीटर्स हैं, लर्न होंगे, पर आप x को एक ब्लैक बॉक्स में पास करते हैं, उसे कहते हैं मुझे आउटपुट्स निकाल के दो। सो अगर इमेजेस क्लासीफाई करनी है आपने तो इमेज क्लासिफिकेशन ऐसे होगी, कोई इमेज का एक लेबल होगा, वो टारगेट T वो बता रहा होगा कि ये इमेज कौन सी क्लास की है फॉर एग्जांपल। तो इमेज क्लासिफिकेशन के लिए आप ट्रेन कर सकते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क को। एनी क्वेश्चंस? सर, ये जो कन्वोल्यूशन यहाँ पे हो रही है, जो फर्स्ट स्टेप जो है वो हम लोग ईच चैनल पे सारे मास्क फॉर एग्जांपल कर्नल्स हैं जिसको अप्लाई करेंगे, और जो नेक्स्ट लेयर है उसमें जो तक है कन्वोल्यूशन उनको जो है वो फॉर ईच चैनल ऑफ प्रीवियस लेयर उस पे अप्लाई करेंगे। यस, ओके, ठीक है। यानी मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस चैनल का आपको मास्क बना के दिखा दूँ। ये जो S1 जिससे आया है, ये लेट्स से 3x3 की कॉन्वोल्यूशन है, लेकिन इसमें 3 चैनल्स होंगे। ये मैं कॉन्वोल्यूशन फिल्टर बना रहा हूँ, इसमें 3 चैनल होंगे। एक रेड पे अप्लाई होगा, ये ग्रीन पे अप्लाई होगा, ये ब्लू पे अप्लाई होगा। जो रिजल्ट होगा उसको सम करूंगा, सम करने के बाद वो रीलू और सब सैंपल करके जो रिजल्ट आया होगा उसको मैं कहूँगा ये S1 है। यानी S1 लाने के लिए जो कॉन्वोल्यूशन फिल्टर था उसमें 3 चैनल थे। सिमिलरली S2 लाने के लिए
जो कन्वोल्यूशन फ़िल्टर होगा उसमें भी 3 चैनल होंगे, 3 चैनल इसके, 3 चैनल इसके, 3 चैनल इसके लिए। S6 लाने के लिए जो कन्वोल्यूशन फ़िल्टर होगा उसमें 3 चैनल होंगे। तो इस तरह के 6 फिल्टर्स होंगे, हर फिल्टर में 3 चैनल होंगे क्योंकि इनपुट में 3 चैनल थे। अग्रीड? यस सर। सिमिलरली जब आप इस S1 की बात करते हैं तो इस S1 में लेट्स से ये भी 3/3 की कन्वोल्यूशन है, लेट्स से इसमें कितने चैनल्स होंगे? 6 क्योंकि इसकी इनपुट में 6 चैनल्स हैं। So you'll have 6 here. 2, 3, 4, 5, 6. That's one convolution volume. और ये जो पर्पल मैंने ड्रॉ किए हैं ना कन्वोल्यूशन वॉल्यूम, ये लर्न करने हैं मैंने। दीज आर लर्नेबल, ये मेरे पैरामीटर्स हैं। इधर फर्स्ट लेयर में इस तरह के 6 वॉल्यूम्स होंगे लर्न करने वाले, इस सेकंड लेयर में इस तरह के 12 वॉल्यूम्स होंगे लर्न करने वाले। फिर ये जो फुली कनेक्टेड जो लेयर्स हैं आगे, उसमें जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनके जितने भी वेट्स हैं वो लर्नेबल होंगे। ये मेरे टोटल लर्नेबल पैरामीटर्स ही हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि किसी चीज़ पे कैद नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं मुझे कोई कन्वोल्यूशन फिल्टर्स जैसे मर्जी बना के दे दो, गाउसियन, स्मूथिंग, शार्पनिंग, एजेस, आई डोंट केयर, कोई नए बना दो, जो मर्जी करो। मुझे कोई ऐसे फिल्टर्स फर्स्ट लेयर के दे दो, कोई ऐसे फिल्टर्स सेकंड लेयर के दे दो कि जिससे एक्स ऐसा कोई एक्स बन जाए कि जिसपे मैं एक खास किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं, जिसके यहाँ पे कोई वेट्स होंगे, उसको और ट्रांसफॉर्म करूं, उसके यहाँ पे कोई वेट्स होंगे, उसको और ट्रांसफॉर्म करूं, उसके यहाँ पे कोई वेट्स होंगे, तो फिर मेरे पास ऐसा रिजल्ट निकले जो टारगेट्स को मैच करता हो। ये सारा आइडिया मशीन लर्निंग का। दिस इज कॉल्ड एंड टू एंड लर्निंग, यानी यू जस्ट गिव मी द इनपुट्स। इसको मैं सर्कल कर देता हूँ रेड में। यूजर से आई ओनली वांट आई, यूजर से आई ओनली वांट टारगेट्स, एंड यूजर से आई वांट सम एरर फंक्शन, ठीक है। यू गिव मी दीज 3 थिंग्स एंड देन आई विल लर्न ऑल द पैरामीटर्स। दिस इज कॉल्ड एंड टू एंड लर्निंग। एनी क्वेश्चंस? नो सर, क्लियर। Okay. Now, चलें, ये स्लाइड्स हैं जो आप अपने तौर पे देख लीजिएगा। ये मैंने सारी बातें कर दी हैं ये समझाते हुए, ठीक है। आप लोग ये कन्वोल्यूशन और सब सैम्पलिंग की जो डिटेल्स हैं इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप खुद देख लीजिएगा, यू विल अंडरस्टैंड दिस। मैं सिर्फ बेसिक आइडियाज़ आपको देना चाह रहा हूँ इस वक्त। और उसके बाद फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं, ये भी मैंने बता दी कि फुली कनेक्टेड लेयर क्या करती है। और अब बस की पॉइंट यहाँ पे ये था कि वो जो फ्लैटेंड वेक्टर था ना, जिसको मैं एक्स कह रहा था, अगर आप इनपुट को एक्स कहते हैं, अगर आप इनपुट को एक्स कहते हैं तो वो फ्लैटेंड वेक्टर वो रिप्रेजेंटेशन है फाई ऑफ एक्स, जो आपको CNN ने बना के दी है। CNN ने आपकी इनपुट को, यानी लेट्स से इमेज थी, उसको किसी वेक्टर में फाई ऑफ एक्स में चेंज करती है, ठीक है। और वो किसी और नेटवर्क को फीड हो जाती है फुली कनेक्टेड लेयर्स की। तो आप ये देखें कि जिस तरह से मैंने कहा ना कि ये मैंने इनपुट इमेज को एक रिप्रेजेंटेशन एक्स में कन्वर्ट कर दिया है। ये वाली जो इंटरप्रिटेशन थी ना, ये इंटरप्रिटेशन तो मैं हर लेयर पे ला सकता था। क्या ये जो वॉल्यूम आया आपके पास, क्या ये आई की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी? आई की 6 रिप्रेजेंटेशंस थी अगर तोड़ के देखा जाए। क्या ये जो वॉल्यूम आया है ये भी तो आई की रिप्रेजेंटेशन थी? आई की 12 रिप्रेजेंटेशंस थी अगर तोड़ के देखा जाए। और सिमिलरली एक्स एक वेक्टर फॉर्म में आई की रिप्रेजेंटेशन थी। सिमिलरली यहाँ पे जो रिजल्ट आया होगा वो भी आई की रिप्रेजेंटेशन है, ये भी आई की रिप्रेजेंटेशन है, ये भी इनपुट की रिप्रेजेंटेशन। एनीथिंग इन योर नेटवर्क कैन बी इंटरप्रेटेड एज सम रिप्रेजेंटेशन, सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर इनपुट। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स क्यों इतने पॉपुलर हो गए? एक तो ये कि वो इफेक्टिव है, दूसरी उसका जिसे कहेंगे वाव फैक्टर जो उसमें था वो ये था कि जब आप ये व्यू लेते थे ना कि हर चीज़ एक रिप्रेजेंटेशन है इमेज की, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आती थी ना शुरू की लेयर्स में, शैलो लेयर्स में शुरू में, वर्सेस ये वाली रिप्रेजेंटेशंस वर्सेस आगे की लेयर्स की रिप्रेजेंटेशंस, जब वो विजुलाइज की लोगों ने तो उन्होंने देखा कि शुरू की रिप्रेजेंटेशंस बड़ी लो लेवल रिप्रेजेंटेशंस थी। कि मसलन इमेज में जहाँ पे एजेस थी ना, वहाँ वो नज़र आने लगी कि यहाँ पे कोई एज है, और एक डायरेक्शन की एज है तो एक किस्म के फिल्टर फायर करते थे, दूसरी डायरेक्शन की एज है तो कोई और फायर करता था। जनरली लाइंस और एजेस और कर्व्स ये हाईलाइट होते थे फर्स्ट लेयर के रिजल्ट में। अगली जो लेयर्स आती थी
वो सिर्फ एजेस की बजाय थोड़ी सी शेप्स को कैप्चर कर रही होती थी। मसलन सर्कुलर आर्क है या पूरा सर्कल आ गया या स्क्वेरिश कोई चीज़ है या ओवलिश कोई चीज़ है, इस तरह की रिप्रेजेंटेशन इमेज की वो वाली चीज़ें हाईलाइट होने लग जाती थी। ठीक है, और इसी तरह जैसे जैसे आप लेयर्स में आगे चलते जाते थे, आपकी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो उन मोर एंड मोर एब्स्ट्रैक्ट या मोर एंड मोर मीनिंगफुल, इसे कहते हैं सिमेंटिकली रिच। सिमेंटिक का मतलब है मीनिंग का, आप सिमेंटिक्स का मतलब मीनिंग ले सकते हैं कि मीनिंगफुल है, तो वो सिमेंटिकली रिच रिप्रेजेंटेशन होती जाती थी कि उनका ज़्यादा मीनिंग नज़र आने लग जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस इमेज में जानवर होते, कई जानवर थे, कई बिल्लियाँ थी लेट्स से, तो शुरू की रिप्रेजेंटेशन में एजेस नज़र आ रही होंगी, इससे आपको नहीं पता लगेगा कि बिल्लियों की इमेज थी। इधर आपको ज़रा सी ज़्यादा हायर लेवल शेप्स नज़र आएंगी, उससे ये नहीं पता लगेगा कि बिल्लियाँ थी। लेकिन जैसे जैसे आप लेयर्स में आगे चलते जाएंगे वो आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट होती हुई नजर आएंगी कि जैसे वो उनके रिजल्ट से पता लगता रहेगा कि वो ये जानवर नुमा चीज़ें हैं। अगली लेयर कहेगी वो ये जानवर दुम वाला और कानों वाला कोई जानवर, अगली और रिप्रेजेंटेशन से पता लगेगा कि वो ये तो बिल्ली की तरह की कोई चीज़ है। सो आपकी लेयर्स बिकम सिमेंटिकली रिचर, और ये सारी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन हैं। एफ ऑफ एक्स जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन है ना, इससे पहले वाली सारी जो हैं इनको इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशंस कह देंगे आप। ठीक है, तो CNN की खास बात ये थी कि द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशंस बिकम सिमेंटिकली रिचर एज यू गो डीपर इनटू द नेटवर्क। ठीक है, ये एग्जांपल है एक गाड़ी को एक न्यूरल नेटवर्क में से गुजारा, गाड़ी की तस्वीर को, और जो शुरू की लेयर से जो फिल्टर्स अप्लाई किए थे, कॉन्वोल्यूशन फिल्टर्स इस गाड़ी में, उससे जो रिजल्ट्स निकले वो इस किस्म के थे। ये इलस्ट्रेशन है, ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है, पर इस किस्म के थे कि एजेस मुख्तलिफ डायरेक्शंस में एजेस है ना वो डिटेक्ट हो रही हैं, या मुख्तलिफ कलर्स कुछ डिटेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ज़रा सी आगे लेयर्स पे गए तो वहाँ पे यू कैन सी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इमेज के, वो कुछ ख़ास किस्म की शेप्स हैं। और जब आप इवन फर्दर डीपर लेयर्स में गए हैं तो आपके पास गाड़ी के लेट्स से टायर का जो रिम होता है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, गाड़ी की ग्रिल, कुछ गाड़ियों पे ग्रिल नज़र आ रही होती है वो रिप्रेजेंट हो रही है, डिफरेंट कहीं लाइट्स रिप्रेजेंट हो रही होंगी एंड सो ऑन। ये गाड़ी का टायर काफ़ी क्लियरली विजिबल है, ये भी शायद लाइट है उसकी। सो गाड़ियों के वो हायर लेवल फीचर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यहाँ ज़रा मिड लेवल फीचर्स, यहाँ पे बिल्कुल लो लेवल फीचर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। वाई इज़ दिस इंटरेस्टिंग? इट्स इंटरेस्टिंग टू ह्यूमन्स बिकॉज ह्यूमन ब्रेन को जिन्होंने स्टडी किया और ह्यूमन ब्रेन के विजुअल सिस्टम को जिन्होंने स्टडी किया, उन्होंने ये ढूंढा है कि हमारा विजुअल सिस्टम भी यही कर रहा होता है। जब एक तस्वीर आती है तो हमारे भी ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उनकी लेयर्स हैं, V1 लेयर, V2 लेयर उसे कहते हैं, V3 लेयर, इस तरह की उन्होंने लेयर्स कैटेगराइज की हुई हैं। और V1, मैं गलत नंबर्स ना गलत यूज़ कर रहा हूँ, पर शुरू की जो लेयर्स हैं वो इसी तरह एजेस पे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं वो न्यूरॉन्स। और जैसे जैसे आपकी लेयर्स आगे चलती जाती हैं, ये ह्यूमन ब्रेन पे तो नहीं देखा उन्होंने, एनिमल ब्रेन्स पे देखा है, आई होप कि सिर्फ एनिमल ब्रेन्स पे देखा होगा। तो उन्होंने उनके ब्रेन्स पे भी यही न्यूरॉन्स की जब आउटपुट्स देखी तो दे कॉरस्पॉन्डेड टू, शुरू वाली लेयर्स के न्यूरॉन्स रिस्पॉन्डेड टू लो लेवल एजेस, अगली लेयर्स के जिस तरह डीपर लेयर्स के जो न्यूरॉन्स पे जाते रहते थे, दोज न्यूरॉन्स रिस्पॉन्डेड टू वेरी रिच, सिमेंटिकली रिच कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सिमेंटिकली रिच इनपुट्स। ओके, सो दैट्स व्हाई CNNs आर वेरी पॉपुलर। अब हम ये करते हैं, अगेन मैं अब जो स्लाइड्स में दिखाने लगा हूँ ना, मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। इनकी डिटेल्स किसी प्रॉपर डीप लर्निंग कोर्स में शायद आपको देख लेनी चाहिए। मेरा अपना जो पिछले सेमेस्टर का डीप लर्निंग कोर्स था, उसमें CNN वेरिएंट्स का एक लेक्चर है, उसमें इन्हीं स्लाइड्स जो मैं दिखाने लगा हूँ आगे, इन्हीं स्लाइड्स की डिटेल्स मौजूद हैं। सो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, आप वो लेक्चर देख सकते हैं CNN वेरिएंट्स के नाम से। और लेकिन मैं अभी सिर्फ ना जो टेक होम मैसेजेस है ना, मैं वो लेके आऊँगा। आपको CNN के जो बेसिक आइडिया है वो मैंने अब दे दिया, अब मैं कुछ वेरिएशंस लेके आ रहा हूँ। इन वेरिएशंस से CNNs की जो ताकत थी वो बढ़ गई। CNNs में पैरामीटर्स कम कर सकते हैं आप, CNNs को तेज़ कर सकते हैं आप, CNNs से आप सिर्फ इमेजेस क्लासीफाई करने की बजाय और भी बड़े काम कर सकते हैं। तो वो कुछ फ़ायदे उठाने के लिए कुछ वेरिएशंस हैं, मैं वो वेरिएशंस कवर करने लगा हूँ, बट विद वेरी फ्यू डिटेल्स। स्लाइड्स में डिटेल्स हैं पर मैं कवर कम करूँगा, सो प्लीज़ बेयर विद मी। पहली चीज़ जो हम करेंगे उसे कहते हैं 1 by 1 कन्वोल्यूशन। ठीक है, 1 by 1 कन्वोल्यूशन क्या चीज़ है?
आपने कौन सी कन्वोल्यूशन सीखी हुई है? हमने तो ज़्यादातर 3x3, 5x5, 7x7 है ना, 1x1 हमने मेंशन नहीं कभी की थी। तो 1x1 कन्वोल्यूशन ये चीज़ है। ये आपका इनपुट वॉल्यूम है, इसमें 256 चैनल्स हैं, 128 रोज, 128 कॉलम्स, 256 चैनल्स। ओके, चूंकि चैनल्स 256 हैं, मेरे कन्वोल्यूशन वॉल्यूम में भी 256 चैनल्स होने चाहिए, चाहे वो 3x3 का था, चाहे वो 5x5 कन्वोल्यूशन थी, जो भी थी, मेरे चैनल्स 256 होने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं एक 1x1 कन्वोल्यूशन फिल्टर लेके आता हूं 3x3 की बजाय। इट्स जस्ट वन नंबर, लेकिन इसमें वॉल्यूम्स चैनल्स 256 हैं, विच मीन्स के रियली आपके पास 256 डिफरेंट नंबर्स हैं। ये ना समझिएगा कि हर चैनल में सेम नंबर पड़ा है। जिस तरह 3x3 की बारी, ये पहला फिल्टर होता था, लेकिन दूसरे चैनल का अपना फिल्टर था, वो सेम थोड़ी था, अपना फिल्टर था पर दूसरे चैनल का था, तीसरे का अपना था 3x3, हर एक का अपना 3x3 था। यहाँ मैं कह रहा हूँ हर एक का अपना 1x1 है, हर एक का अपना 1x1 फिल्टर है। तो ये जो येलो में मैंने बनाया हुआ है, दिस वन हेयर, दिस इज माई फर्स्ट 1x1 कन्वोल्यूशन फिल्टर। ये अप्लाई कैसे होगा? मैं इस कन्वोल्यूशन फिल्टर को यहाँ पे प्लेस करूँगा, 256 चैनल्स थे इसके, मैं यहाँ पे रख दूंगा। मेरे साथ हैं आप लोग? यस सर। तो यहाँ पे कन्वोल्यूशन फिल्टर में 256 नंबर्स हैं, इधर भी डेप्थ में 256 नंबर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट कर लूँगा, ये कन्वोल्यूशन का एक रिजल्ट आ गया। फिर स्लाइड करूँगा, मैं इसको यहाँ पे रख दूँगा और ये पूरा वेक्टर भी आगे को चला जाएगा। फिर स्लाइड करूँगा, यहाँ पे रख दूँगा, पूरा वेक्टर इस तरह चला जाएगा, बिल्कुल जैसे कन्वोल्यूशन करते थे, पहले इधर, फिर इधर अगली रो में, फिर इधर एंड सो ऑन, जिस तरह कन्वोल्यूशन करते हैं। 1x1 कन्वोल्यूशन का फ़ायदा असल में क्या है? फ़ायदे से पहले ये भी देख लेते हैं कि 1x1 कन्वोल्यूशन है क्या। 1x1 convolution is just a linear combination of the input channels. Really, if you think about it, मैंने किया क्या है? Let's say 256 नहीं थे, let's say 3 थे चैनल इनपुट में, ठीक? और let's say मेरा जो फिल्टर था 1x1 कन्वोल्यूशन फिल्टर, उसमें जो 3 नंबर पड़े थे ना, वो 3 नंबर थे। पहला नंबर था 3, दूसरा नंबर था -1, चौथा नंबर था 4 और तीसरा नंबर था 4। मेरे साथ हैं आप लोग? यहाँ 4 पड़ा था, यहाँ -1 पड़ा था, यहाँ 3 पड़ा था। पता मैं कर क्या रहा हूँ 1x1 कन्वोल्यूशन जब मैं करूँगा? ऑल आई एम डूइंग इज दिस, 3 टाइम्स फर्स्ट चैनल प्लस -1 टाइम्स सेकेंड चैनल प्लस 4 टाइम्स थर्ड चैनल। इट्स जस्ट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ माई इनपुट चैनल्स। ठीक है, आंसर क्या आएगा? आंसर एक चैनल आएगा। जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन करूंगा, आई विल जस्ट हैव 1 चैनल उसी साइज का, यानी जितनी हाइट विड्थ इसकी थी ना, उसी साइज हाइट विड्थ का एक चैनल आ जाएगा। और अगर मैं अगर इसको F1 कह दूं तो ये एक 1x1 कन्वोल्यूशन है। पर अगर मैं बहुत सारे कन्वोल्यूशंस ले आऊं 1x1, हर एक के अपने वो 3 वेट्स होंगे, F2 के अपने 3 हैं, F3 के अपने 3 हैं, सॉरी FM जितने भी हैं, तो होगा क्या? पहले F1 से 1x1 कन्वोल्यूशन करके हाइट और विड्थ का एक रिजल्ट आ जाएगा, F2 से 1x1 कन्वोल्यूशन करके हाइट और विड्थ वाला एक दूसरा रिजल्ट आएगा, पीछे रख दिया, और ये आखिरी वाला है। सो M चैनल्स की एक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। हुआ क्या है? ये जो वॉल्यूम था ये H/W/3 का था, या जितने भी इनपुट चैनल्स थे, और मेरे पास अब जो रिजल्ट आने लगा है, ये बहुत सारी 1x1 कन्वोल्यूशंस लगा के वो H/W ही होगा, वो भी साइज चेंज नहीं हुआ, H/W, बस नंबर ऑफ चैनल्स पे कंट्रोल आ गया मेरे पास। ये 1x1 कन्वोल्यूशन का एक फ़ायदा है कि आप एक वॉल्यूम लें, उस वॉल्यूम में लेट्स से, अभी तो मैं कह रहा हूँ ना 3 चैनल्स थे, व्हाट इफ 300 चैनल्स होते और मैंने कम करने थे, ये बहुत ज़्यादा थे काम करने के लिए, अगर मैंने कम करने होते तो मैं यहाँ पे 1x1 कन्वोल्यूशन लगा के H/W/300 के वॉल्यूम को, यहाँ चले मैं यहाँ नहीं लिखता, पर
I can convert a really large volume through one by one convolutions to a very small volume. इससे काफ़ी कंप्यूटेशन सेव हो जाती है. सो डेप्थ में चैनल्स की जो डेप्थ है उसको कंट्रोल करने का एक जो तरीका है वो ये वन बाय वन कन्वोल्यूशन है. पिछली जो चंद स्लाइड्स मैंने स्किप कर दी हैं वो ये भी बता रही हैं कि वन बाय वन कन्वोल्यूशन से आप किस तरह अपने ऑपरेशंस कम कर सकते हैं सो ऑन. लेकिन रियली द टेक होम मैसेज फॉर मी एंड फॉर मे बी द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल इज़ के वन बाय वन कन्वोल्यूशन से आप अपने जो वॉल्यूम्स की डेप्थ है ना उसको कंट्रोल कर लेते हैं. एक ये मैसेज, ये था एक मैसेज. देयर इज़ अ सेकेंड मैसेज जो कि ये स्लाइड बता रही है. सेकेंड मैसेज ये कह रही है कि आपका फुली कनेक्टेड लेयर जो होती है न्यूरल नेटवर्क में, लेट्स से ये फुली कनेक्टेड लेयर है, ये अपने पीछे लेट्स से इधर 1 2 3 4 5 न्यूरॉन थे और ये 3 न्यूरॉन है और ये फुली कनेक्टेड है. मुझे बताएं ये न्यूरॉन अपना रिजल्ट कैसे निकालता है. अगर मैं इसको x कह दूं और ये इस न्यूरॉन के वेट्स हैं, ये 5 वेट्स हैं, इनको w कह दूं, वेक्टर कह देता हूं सारे पांचों, तो क्या ये अपना रिजल्ट ऐसे नहीं निकालता और W1 कह देता हूं क्योंकि ये पहला न्यूरॉन है. सो W1 ट्रांसपोज x और फिर किसी एक्टिवेशन में से गुजारता होगा, सम एक्टिवेशन. यस सर. ओके, सो अ फुली कनेक्टेड लेयर का जो न्यूरॉन है वो डॉट प्रोडक्ट करता है. वन बाय वन कॉन्वोल्यूशन से भी, यानी वो ये करता है jth न्यूरॉन, फुली कनेक्टेड लेयर का jth न्यूरॉन ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, डॉट प्रोडक्ट. आई कैन रिप्लेस दिस डॉट प्रोडक्ट विद अ वन बाय वन कॉन्वोल्यूशन जिसमें x को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये 1 बाय 1 और इसकी डेप्थ में जितने भी x में वैल्यूज थी ना 5, वो मैंने डेप्थ में ट्रीट कर ली कि वो 5 इधर पड़ी थी. इसी तरह अपने जो वेट्स हैं उनको मैंने कहा कि वो एक फिल्टर ही है, वो एक कन्वोल्यूशन का वॉल्यूम है, वो 1 बाय 1 है और उसमें भी 5 नंबर्स हैं. जब मैं ब्लू वाले को ग्रीन वाले से कन्वॉल्व करूंगा तो क्या मैं ब्लू को इधर रखूंगा ना, यहाँ पे ब्लू को रखूंगा, मैं ब्लू अपना कलर ले आता हूँ, मैं ब्लू वाला सबसे पहले यहाँ रखूंगा, 5 नंबर जो पीछे हैं उनको आपस में एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करूंगा, सम करूंगा, डॉट प्रोडक्ट हो गया. फिर मैं ब्लू वाले को स्लाइड करूंगा. वेल स्लाइड कहाँ करूं, मेरा ग्रीन वॉल्यूम खत्म हो गया है, स्लाइड हो ही नहीं सकता, हो गई कन्वोल्यूशन. सो मैंने डॉट प्रोडक्ट कन्वोल्यूशन वाले ऑपरेशन से परफॉर्म कर दिया. ठीक है, मेरे साथ हैं आप लोग? यस सर. ठीक है. सो द सेकंड मैसेज इज दैट दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट, बोथ आर इंपॉर्टेंट मैसेजेस, कि आप फुली कनेक्टेड लेयर के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी जो भी फंक्शनैलिटी थी, ऑपरेशन था, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय वन कन्वोल्यूशंस. इसका बड़ा फ़ायदा उठाएंगे अभी हम, इन सारी बातों का बहुत फ़ायदा उठाएंगे. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन. मैं ऐसा करता हूँ, डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशंस को मैं स्किप करने लगा हूँ ड्यू टू लैक ऑफ टाइम. द डिटेल्स आर हेयर और वो उस CNN वेरिएंट्स वाले लेक्चर में भी अवेलेबल हैं डीप लर्निंग कोर्स में. दोज दैट आर इंटरेस्टेड कैन लर्न फ्रॉम देयर. तो फिलहाल मैं इसका अगर टेक होम मैसेज आपको बता देता हूँ कि जो एक्सपेंसिव कन्वोल्यूशन ऑपरेशन होते हैं, कन्वोल्यूशन में देखें ना आप स्लाइड करते हैं पूरी इमेज पे बार बार, तो कन्वोल्यूशन कैन बी एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन. डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन 1 बाय 1 कन्वोल्यूशंस को यूज करता है और एक्सपेंसिव कन्वोल्यूशंस को ज़रा लेस एक्सपेंसिव बना देता है. ये टेक होम मैसेज. ये सिर्फ आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी कम कर देता है और नंबर ऑफ जो कॉम्प्यूटेशंस हैं उनको भी कम कर देता है. ये टेक होम मैसेज है. ठीक है, ये मैं आपको इसलिए भी टर्म्स बताई जा रहा हूँ आज के लेक्चर में कि आप जब मॉडर्न आर्किटेक्चर्स देखेंगे ना कंप्यूटर विजन के लिए यूज़ होने वाले डीप लर्निंग के, आपको ये टर्म्स बहुत नज़र आनी है. 1 बाय रीलू नज़र आएगी बार बार, बैच नॉर्म नज़र आएगा, ड्रॉप आउट नज़र आएगा. आपको 1 बाय 1 कन्वोल्यूशन बार बार किसी आर्किटेक्चर को समझने के लिए आपको वो 1 बाय 1 कन्वोल्यूशन की टर्म वहाँ लिखी होगी. मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो. डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन आपको अक्सर नज़र आएगी. ये कुछ और टर्म्स हैं, ट्रांसपोज्ड कन्वोल्यूशन, अनपूलिंग, फुली कन्वोल्यूशनल नेटवर्क, रेजिडुअल ब्लॉक्स. मैं आज के लेक्चर का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ये टर्म्स के थ्रू एक दफ़ा गुजार दूँ, आपका डर ख़त्म हो जाए. ठीक है, यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टर्म्स. सो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा डेप्थ वाइज सेपरेबल की. ट्रांसपोज्ड कन्वोल्यूशन देख लेते हैं. पहले इसका मकसद बता देता हूँ. आप कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में सब सैम्पलिंग होती है ना, तो
वो जो हमने एग्जांपल देखी थी जिसमें 40/40 का वॉल्यूम था और वो 20/20 का हो गया, फिर सब सैंपल हुआ वो 10/10 का रह गया। तो आपकी जो इमेज है वो छोटी से छोटी होती जा रही है, या इमेज की रिप्रेजेंटेशन उसकी रेजोल्यूशन कम से कम होती जा रही है, लो रेजोल्यूशन पे चलती जा रही है। हाई रेजोल्यूशन से शुरू हुए थे और लो रेजोल्यूशन, इवन लो रेजोल्यूशन। दैट्स व्हाट हैपेंस इन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, सब सैम्पलिंग की वजह से। ठीक है, बाय द वे पहला सवाल, सब सैम्पलिंग हमने क्यों की? हम इसी साइज पे क्यों नहीं रह लेते? क्यों सब सैंपल किया? सब सैंपल इसलिए किया CNNs में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है CNNs के लिए, कि आपने इमेज को ओरिजिनल स्केल पे भी कुछ देखा है, इमेज को फिर थोड़ा सा सब सैंपल करके ये थोड़े से लो रेजोल्यूशन स्केल पे भी देखा है, फिर और लो रेजोल्यूशन स्केल पे भी देखा है। तो इमेज की, आपको याद है हमने गाउसियन पिरामिड्स किए थे, यू रिमेंबर? यस सर। तो गाउसियन पिरामिड में क्या होता था, इमेज को क्या आप मल्टीपल स्केल्स पे नहीं देखते थे? यस। तो जो भी चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हैं, अगर वो बड़े स्केल पे है तो बड़े स्केल पे नजर आ जाए, छोटे स्केल पे है तो छोटे स्केल पे डिटेक्ट हो जाए। यही काम हो रहा है यहाँ पे भी, कि जो CNN में सब सैम्पलिंग का जो ऑपरेशन है, दिस इंट्रोड्यूसेस मल्टी स्केल एनालिसिस इनटू CNNs। तो इनका फायदा तो बहुत है, नुकसान ये है कि आपकी इमेज की रिप्रेजेंटेशन छोटी से छोटी होती जा रही है। ओके, अब हम ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन एक ऑपरेशन पे आते हैं। इस बाद में इसका फायदा देखते हैं, पहले ऑपरेशन देखते हैं। ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन है क्या? ये मेरे पास इनपुट में एक चैनल आया, एक चैनल ही है फिलहाल, ठीक है, इनपुट में एक चैनल आया, मैं उसे कह रहा हूँ, उसमें ये 9 नंबर्स पड़े, 3/3 LH से। मेरे पास कोई फिल्टर है F, उसमें जो भी पड़ा है आई डोंट केयर, कुछ है F के अंदर। नॉर्मल कन्वोल्यूशन में क्या होता है? नॉर्मल कन्वोल्यूशन में आप I के ऊपर F को प्लेस करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और उस डॉट प्रोडक्ट से जो एक स्केलर वैल्यू, एक आंसर आता है, वो इमेज के वो एंकर वाली जगह पे वो सेव कर देते हैं। ये है ना नॉर्मल कन्वोल्यूशन। यस सर। एक स्टेप और भी था ना नॉर्मल कन्वोल्यूशन में, फिर आप स्लाइड करते हैं, फिर आप वही F स्लाइड करके यहाँ पे रख देते हैं, फिर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जो आंसर आता है वो यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो ये स्लाइडिंग तरीके से, दैट्स कन्वोल्यूशन, नॉर्मल कन्वोल्यूशन। अब हम नॉर्मल कन्वोल्यूशन से कुछ ऑपोजिट तो नहीं कहेंगे, पर फर्क सा काम है, इसको ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन कहते हैं। लोग इसको डी कन्वोल्यूशन भी कहते हैं, बट दैट्स अ रॉन्ग टर्म, यू शुड नॉट यूज दैट टर्म, डी कन्वोल्यूशन। ठीक है, लेकिन आपको पुराने पेपर्स में इसको डी कन्वोल्यूशन कहते हुए नजर आएंगे। ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन में बड़ा सादा ऑपरेशन है, अगर आप डरे मत, इट्स अ वेरी सिंपल ऑपरेशन। अब आप ये करेंगे, आप इमेज को देखेंगे कि इसमें यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, आप 3 को ना F से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यू गेट 3F। ठीक है, यस सर। तो यानी कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं हुआ, डॉट प्रोडक्ट में एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन थी, यहां पे तो स्केलिंग हो रही है, 3 से F को स्केल कर दिया, सो आई गेट 3F। जो भी F का साइज था ना, उतनी बड़ी एक चीज आ जाएगी, 3F, फाइन। उसके बाद अगला नंबर है -1, तो मेरे पास, और ये -1 एक स्लाइड हुआ है ना, इधर एक साइड पे है, तो मेरे पास -1 इंटू F भी आ जाएगा। और वो नोट करें, -1 एक स्लाइड हुआ था, मैंने भी इसको एक स्लाइड करके रखा है। फिर यहाँ पे 5 है, मैं 5F भी ले आता हूँ, आई थिंक यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये 5F आ जाएगा। डू यू गेट द आइडिया? यस सर। अब 17 आएगा तो नीचे स्लाइड हो जाएंगे, एंड सो ऑन, एंड वी कीप गोइंग। तो ये F के कितने स्केल्ड मल्टीपल्स आ जाएंगे मेरे पास? 9, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर्स थे, 9 स्केलिंग फैक्टर्स थे। उन सारों को मैं ऐड कर लूँगा, यानी जहाँ पे वो ओवरलैप कर रहे हैं ना, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पिक्सल की बात करूँ तो यहाँ पे 3F और -1F ये ओवरलैप कर रहे थे, ये ऐड हो जाएंगे। अगर मैं इस पिक्सल की बात करूँ तो यहाँ पे 3F, -1F और 5F तीनों ओवरलैप कर रहे थे। जो भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी ओवरलैप हो रही हैं, सब ऐड हो जाएंगी। 1 है तो 1 रहेगी, 2 है तो 2 ऐड हो जाएंगी, 3 है तो 3, 9 है किसी जगह पे, हो सकता है 5 की बारी 9 की 9 ओवरलैप हो रही हैं, ऐड हो जाएंगी। तो जब आप ऐड कर लेंगे इनको, तो आपके पास एक जो आंसर आएगा ना, वो क्योंकि ये इमेज 3/3 की थी, तो ये F+1/F+1 का आंसर आ जाएगा। इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, यानी एक बड़ा आंसर आएगा। हुआ क्या है, अगेन मैं टेक होम मैसेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। टेक होम मैसेज ये है,
कि आपकी इनपुट इमेज 3x3 की थी, आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया है, एक ज़्यादा बड़े साइज पे ट्रांसफॉर्म करती है। दिस इज़ द की आइडिया। CNNs इमेजेस की रिप्रेजेंटेशंस को छोटा करी जा रहे थे, आपने ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन के थ्रू वो जो छोटी रिप्रेजेंटेशन है उसको 3x3 से 5x5 कर दिया। अगर 5x5 को अब मैं एक और करूँ तो 7x7 पे ले जाऊँगा, और करूँ तो 9x9 पे ले जाऊँगा, एंड सो ऑन। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ताकत मिल गई आपको वो, कि अगर आपने वापस बड़ी रिप्रेजेंटेशंस बनानी है, ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन इज योर फ्रेंड। अग्रीड? आगे चलें। सर ये 5x5 कैसे होगी, इसकी समझ नहीं आई। यहीं से देख लेते हैं, ये जो अभी हमने बनाई ना, इस वाले से देख लेते हैं कि इधर कितने पिक्सल्स हैं आपके पास। 3F में कितने पिक्सल्स हैं? ओ F मैंने हाँ F में डज इट मैटर F में कितने पिक्सल्स हैं? सही तो मैटर है कि कितने पिक्सल हैं। मैं वही सोच रहा हूँ, मे बी इट डजंट मैटर। नहीं, इट डज मैटर। सो आई शुड हैव स्पेसिफाइड कि इस एग्जांपल में F 3x3 है, ठीक है? आई शुड हैव स्पेसिफाइड F 3x3 है। अगर F 3x3 है तो यहाँ देखें, ये जो ग्रीन पहला आए थे, ये वाला, ये F का पहला कॉलम था ना, 3F का पहला कॉलम। तो अगर इसकी विड्थ देखूं तो इसकी विड्थ है 1। ये 5F का आखिरी कॉलम है, 5F का आखिरी कॉलम, इसकी विड्थ है 1। नोट करें कि यहाँ पर इसी तरह यहाँ पे 3F के 2 कॉलम्स अभी अंदर छुपे हुए हैं। तो 3F का पहला कॉलम, 3F का दूसरा कॉलम, 3F का तीसरा कॉलम। 1F को देख लें, 1F का जो पहला कॉलम था ना, 1F का पहला, वो ये कवर हो गया इधर। 1F का दूसरा कवर हो गया इधर। 1F का तीसरा कॉलम वो यहाँ पे आ गया, 1F का तीसरा कॉलम। 5F को देख लें, 5F का फर्स्ट कॉलम यहाँ पे कवर हो गया, 5F का सेकंड कॉलम इधर कवर हो गया, 5F का थर्ड कॉलम यहाँ पे आया। यहीं से पता लग गया कि 5 कॉलम्स आपके पास बन जाएंगे। अगर आप ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, ये 3, तो आपके पास कॉलम 5 हो जाने थे। और वो जो कॉलम्स का एनालिसिस है वही आइडेंटिकल रोज पे एनालिसिस है, तो 5 कॉलम्स और 5 रोज आ जानी थी आपके पास। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। ओके, सो लेकिन अच्छा सवाल था आपका, बिकॉज इट्स आपको पता होना चाहिए कि साइज बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि असल बात ही ये थी कि साइज बड़ा किया हमने, ठीक है। एंड वंस अगेन, ये जो F होगा, ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन यानी इमेज को बड़ा करने वाली जो फिल्टर्स हैं, अगेन लर्नेबल। सी दैट्स द ब्यूटी ऑफ डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग, कि आप बस एक हाई लेवल पे सोचें कि यार मैंने इमेज को बड़ा करना है। अच्छा, उसको बड़ा करने के पैरामीटर्स क्या होंगे? लेट द मशीन डिसाइड। मैंने इमेज को कन्वॉल्व करना है, पैरामीटर्स क्या होंगे? लेट द मशीन डिसाइड। मैंने इनपुट को ट्रांसफॉर्म करना है आउटपुट्स में, पैरामीटर्स क्या होंगे? लेट द मशीन डिसाइड। ह्यूमन डिसाइड नहीं करेगा, ह्यूमन बस ये कहेगा कि मैंने करना क्या है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन। इमेज को वापस बड़ा करने की जो जर्नी है वो यहाँ से शुरू होती है। अनपूलिंग, जिसको सब सैम्पलिंग कहते थे ना, सब सैम्पलिंग को आप अक्सर सुनेंगे। इनफैक्ट सब सैम्पलिंग कम कहा जाता है, पूलिंग ज़्यादा टर्म यूज़ होती है। मैंने सब सैम्पलिंग यूज़ कर दिया, ज़्यादा जो टर्म यूज़ होती है उसे पूलिंग कहते हैं। क्या आपके पास एक, फॉर एग्जांपल इधर देख लें कि आपके पास 4 पिक्सल्स का एक पूल था, उसमें से आपने कोई एक उठा लिया। फिर इधर 4 पिक्सल्स का एक पूल था, उसमें से कोई एक उठा लिया। 4 का पूल था, 4 का पूल था, ये पूलिंग कर रहे हैं आप। पूलिंग में ये हुआ होता है, ठीक है। और जो सब सैम्पलिंग मैंने आपको बताई थी ना, वो बड़ी ख़ास किस्म की पूलिंग थी। उसमें हमेशा इन 4 में से ना सिर्फ ये वाला उठाता था मैं हर बारी, अगले 4 में से ये वाला, अगले 4 में से ये वाला, अगले 4 में से ये वाला, हमेशा टॉप लेफ्ट। लेकिन पूलिंग के और भी तरीके हैं, वो स्लाइड में कवर हुए थे। फॉर एग्जांपल मैक्स पूलिंग है कि इन 4 में से मैक्सिमम उठा लो। तो लेट्स से मैक्स पूलिंग की हुई अगर, तो इनमें से जो मैक्सिमम था वो ये रेड था, मैंने उठा लिया। इनमें से मैक्सिमम ये येलो था, मैंने ये उठा लिया। इनमें से मैक्सिमम ब्लू था, उठा लिया। इनमें से मैक्सिमम ग्रीन था, उठा लिया। तो सब सैम्पलिंग या पूलिंग ये तो इसको छोटा कर देती है, 4x4 से 2x2 पे चले। मैंने वापस अगर आना है तो पूलिंग का इफेक्ट अगर मैंने रिवर्स करना है, देखें जब मैंने पूलिंग की है ना, तो मैंने 1 पिक्सल रख लिया है, 3 फेंक दिए। हाउ मच डेटा हैव आई लॉस्ट? 75% ऑफ द डेटा हैज बीन लॉस्ट, है ना? यस सर। तो पूलिंग का जहाँ फ़ायदा है कि
रिप्रेजेंटेशन छोटी हो गई है लेकिन यू हैव लॉस्ट 75% ऑफ द डेटा। अगर आप पूलिंग को रिवर्स करते हैं तो आप वो 25% डेटा ही रिकवर करेंगे। 75% जो डेटा है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, यानी हर जगह के जो बाकी 3 है, हर जगह के बाकी 3, वो तो रिकवर नहीं होने लगे। लेकिन अगर मैं रिवर्स करता तो मैं पूलिंग के टाइम सेव कर लेता कि ये जो मैं रेड पिक्सल लाया हूँ ये कहाँ पे पड़ा था, ये लोकेशन मैं सेव करता। और अनपूलिंग ऑपरेशन है कि जहाँ से लाए थे वहीं पे रख दो, येलो जहाँ से लाए थे वहीं पे रख दो, ब्लू जहाँ से लाए थे वहीं पे रख दो। ये अनपूलिंग है। अनपूलिंग से होता क्या है, इमेज साइज इंक्रीज हो गया, लार्जर इमेज आ गई, लेकिन बड़ी स्पार्स है, बहुत कम जगहों पे इंफॉर्मेशन है। स्पार्स का मतलब पता है आपको? सो डेंस का ऑपोजिट, डेंस है हर जगह पे सब कुछ, स्पार्स है कि बहुत कम जगह पे चीजें पड़ी, दैट्स स्पार्स। तो ज़्यादातर तो वाइट है, एम्प्टी है, ये अनपूलिंग का रिजल्ट कुछ जगहों पे। बहरहाल साइज बड़ा हो गया, तो ये अनपूलिंग है, बड़ा सादा ऑपरेशन। नाउ लेट्स क्विकली लुक एट, ये जितनी भी चीज़ें हमने की हैं ना, ये सारी शायद कंबाइन होने लगी हैं इनटू समथिंग कॉल्ड अ फुली कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, इसमें कॉन्वोल्यूशन होती है, पूलिंग होती है, अपसैम्पलिंग होती है, यानी वापस इंक्रीज करना साइज को। इसमें फुली कनेक्टेड लेयर नहीं होती, ये है इसकी खास बात, नो फुली कनेक्टेड लेयर्स। ठीक है, और इससे जो टेक होम मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूं, फुली कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स किसी भी साइज की इमेज पे काम कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि अभी तक जो आप CNN करते आ रहे हैं ना, उसमें इमेज का साइज आपने नोट किया हो या ना नोट किया हो, इमेज का साइज फिक्स हो गया उनमें। यानी जब एक नेटवर्क एक खास किस्म के साइज की इमेजेस पे ट्रेन होगा, वो फिक्स्ड होगा, वो साइज उन्हीं पे टेस्ट होगा, उन्हीं पे चलेगा सारी जिंदगी। अगर आपने इमेज का साइज चेंज कर दिया, वो उस नेटवर्क में फीड ही नहीं हो सकेगी। तो ये देखा जाए तो बड़ी वीकनेस है कि सारी इमेजेस को सेम साइज का करके दो। भाई एक इमेज में बड़े ऑब्जेक्ट थे, एक इमेज में छोटे ऑब्जेक्ट्स थे, आपने सबको सेम साइज पे स्केल कर दिया, ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो गया। इट्स अ लिमिटेशन। फुली कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स किसी भी साइज, एक ही नेटवर्क है, ट्रेन हो गया है, और अब आप भले उसको 128x128 की इमेज दे दें, भले आप उसको 64x200 की इमेज दे दें, वो चल जाएगा। दैट्स अ ग्रेट बेनिफिट टू हैव। ठीक है, पहले फुली कनेक्टेड लेयर्स का मैं प्रॉब्लम बता दूं कि आम नेटवर्क का मसला शुरू कहां से होता है। जो जिनमें ऐसे नेटवर्क जिनमें फुली कनेक्टेड लेयर होती है, उनमें मसला क्या है। ये आपकी लेट्स से एक नेटवर्क है जिसमें ये फुली कनेक्टेड लेयर एंड पे है, 4 न्यूरॉन्स हैं। ये 4 न्यूरॉन अपने पीछे जो भी वेक्टराइज्ड कोई चीज़ है उसको देख रहे होते होंगे। लेट्स अस्यूम कि मेरा जो वेक्टराइज्ड रिप्रेजेंटेशन है, फ्लैटेंड वेक्टर, उसमें 1024 न्यूरॉन्स हैं। तो ये ग्रीन न्यूरॉन 1024 वेट्स होंगे, पर्पल न्यूरॉन ये 1024 न्यूरॉन्स को देख रहा होगा, इसके 1024 वेट्स होंगे, हर चारों न्यूरॉन्स के 1024 वेट्स होंगे। ठीक है, फाइन। अगर यहाँ पे 1024 न्यूरॉन्स हैं, ये खुद तो नहीं आगे होंगे, ये किसी वॉल्यूम को फ्लैटन किया था तो आए थे। ठीक है, उस वॉल्यूम को देखते हैं, लेकिन अब उल्टा देखते हैं वॉल्यूम आया कैसे था। लेट्स से आपके पास जो इनपुट इमेज थी, इनपुट वॉल्यूम था, वो था H, कैपिटल H बाई कैपिटल W बाई 3। आपने उनके ऊपर कोई कॉन्वोल्यूशंस लगाई, कितने 32 फिल्टर्स लगाए कॉन्वोल्यूशन के, और सारों को सब सैंपल भी कर दिया। ठीक है, 32 कॉन्वोल्यूशन के फिल्टर्स लगाए और फिर सब सैम्पलिंग कर ली। वेल, चूंकि 32 फिल्टर्स थे, आपका ये जो वॉल्यूम आया होगा इसमें 32 चैनल्स होंगे, और चूंकि सब सैम्पलिंग हुई हुई है तो ये हाइट बाई 2, विड्थ बाई 2 और चैनल्स 32 जितने फिल्टर्स थे। फाइन, फिर आपने 64 कॉन्वोल्यूशंस लगाई इसके ऊपर 32 वाले पे। वेल, इसका मतलब है कि यहाँ पे 64 रिजल्ट आ जाएंगे। और फिर सब सैम्पलिंग लगाई, इसका मतलब H/2 और आधा हो जाएगा। सो दैट्स H/4, विड्थ बाई 4 एंड देन 64 चैनल्स। और यहाँ मैं कहता हूँ कि फ्लैटन जब मैंने किया है तो 1024 न्यूरॉन्स आ गए। ये तो इक्वेशन नहीं आ गई मेरे पास, इसका मतलब है H/4, क्योंकि फ्लैटनिंग तो इसी वॉल्यूम को रीअरेंज कर रही है ना, इसी येलो वॉल्यूम को रीअरेंज कर रही है फ्लैटनिंग, यानी जितने पिक्सल्स इधर हैं, जितने एलिमेंट्स इधर हैं, उतने ही इधर हैं। इधर तो 1024 है, सो वी हैव एन इक्वेशन। सो H/4 मल्टीप्लाई बाई W/4 मल्टीप्लाई बाई 64 इक्वल्स 1024।
ये जब आप इसको करेंगे तो दिस इज व्हाट यू आर लेफ्ट विद, h by w इक्वल्स टू 56। इम्प्लाई क्या हो रहा है? इम्प्लाई ये हो रहा है कि अगर आपने ये वाला नेटवर्क यूज़ करना है ना, तो ये कंस्ट्रेंट आ गई आपकी इमेज के ऊपर। आप मुख्तलिफ साइज़ की इमेजेस के साथ काम कर सकते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन आपकी इमेज की हाइट और उसकी विड्थ का जो प्रोडक्ट है ना, वो 256 होना ज़रूरी है, वरना यहाँ पे 1024 एलिमेंट्स आएंगे ही नहीं। इनका 1024 होना ज़रूरी था, क्योंकि इधर जो वेट्स कितने थे, इस ग्रीन न्यूरॉन के कितने वेट्स थे? 1024। ये तो मैंने फिक्स कर दिए ना कि इसके इतने होने चाहिए वेट्स, 1024। क्यों? क्योंकि इस वॉल्यूम में 1024 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइट और विड्थ मेरी इमेज की ऐसी होगी कि वो उनका प्रोडक्ट 256 था, वरना यहाँ 1024 नहीं आने थे। सो टेक होम मैसेज, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया ना इस स्लाइड में, फिर भी मैसेज का रट्टा लगा लें। whenever you have a fully connected layer, whenever you have even one fully connected layer, it restricts the size of your input. मैं नहीं कह रहा वो बिल्कुल फिक्स करा देगी, पर रिस्ट्रिक्ट जरूर कराएगी। ये वो रिस्ट्रिक्शन थी कि उनका प्रोडक्ट 256 होना चाहिए था। ठीक है, इससे बचने के लिए अब हम करेंगे क्या? हम फुली कनेक्टेड लेयर को रिप्लेस कर देंगे। कोई गैस कर सकता है किससे रिप्लेस करेंगे फुली कनेक्टेड लेयर? हमने थोड़ी देर पहले किया था कि फुली कनेक्टेड जो न्यूरॉन होता है वो असल में क्या कर रहा होता है? वन बाय वन कन्वोल्यूशन। तो अब हमने ये किया, ये वही नेटवर्क है, वही इनपुट वॉल्यूम है, वही 32 का चैनल, वही 64 चैनल्स वाला वॉल्यूम। उसके बाद इसको फ्लैटन किया था ना आपने, येलो वाले को। मैं नहीं फ्लैटन करता, मैं कोई फुली कनेक्टेड लेयर कुछ नहीं लाता, मैं 1 बाय 1 कन्वोल्यूशन लाता हूँ। सो मेरे पास एक ग्रीन वाली 1 बाय 1 कन्वोल्यूशन है, इसमें 64 चैनल्स थे। तो मेरे ग्रीन वाले में भी 64 नंबर्स हैं चैनल्स के लिए। तो मैं ग्रीन 1 बाय 1 कन्वोल्यूशन से अपने येलो वॉल्यूम को कन्वॉल्व करता हूँ। मेरे पास एक आंसर आ जाएगा, ये जो यहाँ पे ग्रीन चैनल है, इसका साइज़ होगा, चूँकि 1 बाय 1 कन्वोल्यूशन है तो ग्रीन पहले मैंने यहाँ रखा, फिर ग्रीन यहाँ पे रखा, फिर ग्रीन यहाँ पे रखा, एंड सो ऑन। ये जब करता गया तो जितने पिक्सल यहाँ पे थे उतने आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ तो इतने पिक्सल्स थे, h/4 by w/4, तो उतने मेरे पास आंसर आ गए, h/4 by w/4। ये ग्रीन चैनल एक आ गया मेरे पास। फिर मैंने एक और 1 बाय 1 कन्वोल्यूशन लगाई, पर्पल वाली, उसके अपने कोई 64 नंबर्स थे, फ़र्क लर्नेबल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, और लर्नेबल, खैर सारा कुछ ही लर्नेबल है, लिखने की ज़रूरत नहीं। तो सेकंड 1 बाय 1 कन्वोल्यूशन से जो चैनल आया पर्पल, वो पीछे रख दिया, थर्ड वाले से, फोर्थ वाले से। व्हाट आई हैव डन इज, मैंने यहाँ पे वही 1024 नंबर्स पढ़े हैं, फ्लैटेंड नहीं पढ़े, लेकिन हैं तो वही 1024 नंबर्स। मैंने उनके ऊपर 4 1 बाय 1 कन्वोल्यूशंस लगाई हैं। उसकी वजह से मेरे पास 4, आप कह लें, इमेजेस आ गई हैं या चैनल्स आ गए। हर चैनल का साइज h/4 by w/4 है। देन आई डू समथिंग कॉल्ड ग्लोबल पूलिंग। ग्लोबल पूलिंग इज़ अ फैंसी टर्म। ग्लोबल पूलिंग की जो सबसे ऑब्वियस एक वो है रिप्रेजेंटेशन, वो ये है, इसमें जितने भी पिक्सल थे h/4w, जितने भी थे, उनकी एवरेज ले लें, एक नंबर आ जाएगा। इस पूरे चैनल का एवरेज वैल्यू ले लें, एक नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे वो नंबर फीड हो रहा है, यहाँ पे वो एवरेज नंबर फीड हो रहा है, यहाँ पे पर्पल चैनल का एवरेज फीड हो रही है। ग्लोबल पूलिंग अगर आप एवरेज से करते हैं, ग्लोबल पूलिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते थे। पॉइंट इज के सिर्फ एक नंबर लाना है आपने। ग्लोबल पूलिंग का मतलब ये, एक नंबर ले आए पूरे चैनल से। मैं वो एवरेज से ले आता हूँ, आप किसी और तरीके से ला सकते थे एवरेज। अच्छा, मेरे पास 4 नंबर आ गए। वेल, 4 नंबर्स मेरे पास आ गए। कैन यू गाइज हेल्प मी? इन 4 नंबर्स को ना मैं ये कह देता हूँ A1, A2, A3, A4। कैन यू कन्वर्ट देम टू प्रोबेबिलिटीज़? मैंने प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्योंकि मेरा ओरिजिनल नेटवर्क प्रोबेबिलिटीज़ निकाल रहा था। इससे जो निकलता था उसको मैं कहता था क्लास 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 2। सो मैं मल्टी क्लास प्रोबेबिलिटीज़ कैसे निकाल सकता हूँ? क्विक क्विज बताइए। एक पार्ट मिसिंग है। अगर ये नेगेटिव हुआ, अगर A1 नेगेटिव था, फिर हाँ, ये भी ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि इससे एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी, इट सीम्स शायद बन जाए। पर हमने लास्ट टाइम किया था सॉफ्ट मैक्स, डोंट यू रिमेंबर?
जब सॉफ्टमैक्स में से गुजारेंगे तो आपके पास और 4 नंबर निकल आएंगे, y1, y2, y3, और वो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी। e⁴a1 ओवर सम e⁴ai, इसमें i = 1 से लेकर 4, ये y1 इस तरह आ जाएगा और ये प्रोबेबिलिटी होगी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 होगी, एंड सो ऑन फॉर अदर। ठीक है जी। लेकिन इसकी डिटेल में घूमने की बजाय थोड़ा लेट्स स्टेप बैक एंड सी कि हमने अचीव क्या किया है। अचीव ये किया है कि अब मेरी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एच पे और डब्ल्यू पे। व्हाई इज दिस? आप मुझे कोई भी इमेज दे दें, गिव मी एनी इमेज, उसका जो भी साइज था यहाँ पे आधा हो गया होगा, ठीक है, यहाँ पे वो 4 टाइम्स कम हो गया होगा, ठीक है, इसका 1024 न्यूरॉन्स होना कोई ज़रूरी नहीं है। अब जो भी ये साइज़ है, इधर जितने भी हैं न्यूरॉन्स, आई डोंट केयर, जितने भी थे, मुझे इतना पता है मेरे चैनल 64 है, तो मेरी 1/1 कन्वोल्यूशन 64 वाली हो रही है। वो कितनी दफ़ा स्लाइड होना है, h/4 और w/4 ही तो है जितनी दफ़ा वो स्लाइड हो रहा है यहाँ पे, कन्वोल्यूशन की जो स्लाइड होती है, जितनी दफ़ा भी हो जाए, यहाँ पर जो आंसर आना है ना मेरे पास, इनफैक्ट हाँ ये वाला ये h/4 w/4 है, और इस पर मैं क्या करता हूँ, हर चैनल पे ग्लोबल पूलिंग, एवरेज, इनमें से कोई एक उठा लेता हूँ, तो इसका साइज़ भले आई डोंट नो h/w जो भी था, और इसका साइज़ जो भी आ गया है, जितना भी ये ग्रीन चैनल का साइज़ आया है, बड़ा छोटा रेक्टेंगुलर, हॉरिजॉन्टल सा रेक्टेंगल है, वर्टिकल सा रेक्टेंगल है, जो भी साइज़ है, आई डोंट केयर, मैंने तो एवरेज ले लेनी है मेरे, और एवरेज लेने के बाद मेरे पास इंश्योर हो जाएगा कि ये A1 एक नंबर है, A2 एक नंबर है, A3 एक नंबर है, A4 एक नंबर है, उनको सॉफ्टमैक्स में गुजारना है, मेरी 4 प्रोबेबिलिटीज आ जानी है। तो भले यहाँ पे इमेज ये ग्रीन वॉल्यूम ऐसा आ जाता, या ये वॉल्यूम इस तरह का आ जाता, या ये वॉल्यूम इस तरह का आ जाता, डजेंट मैटर, जैसी मर्जी इमेज आप मुझे दे दें, एंड पे ये साइज़ चेंज होगा, ये वाले साइज़ होंगे चेंज, लेकिन मैं ग्लोबल पूलिंग कर लेता, 4 नंबर आ जाएंगे। This is a fully convolutional network. There are no fully connected layers. It works on images of arbitrary sizes. That's a huge benefit. और चलें, इस स्लाइड को समझने के लिए मैंने अनपूलिंग भी समझा दिया है, ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन भी समझा दिया है। मैं ये स्लाइड स्किप करने लगा हूँ। ये मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अनपूलिंग में स्पार्स रिजल्ट आता था, और अनपूलिंग का जो स्पार्स रिजल्ट है उसको डेंस कैसे कर सकते हैं। वो अनपूलिंग के रिजल्ट पे ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन लगा लें, और अगेन वो लर्नेबल भी हो सकती है, वो लर्नेबल फिल्टर होगा, तो आपके पास एक डेंस रिजल्ट आ जाएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता ना एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से इमेजेस प्रोड्यूस करने की तरफ जा रहा हूँ। असल में ये वो है इमेज जनरेशन का तरीका है CNN से, कि जो रिजल्ट छोटे हो गए थे होने दें, अब उनको अनपूल करें, बड़ा करें, फिर उनको ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन करके और भी बड़ा कर सकते हैं, या डेंस कम से कम कर लें, और बड़ा भी हो सकता था। मैंने तो अभी बॉर्डर क्रॉप किया, ना करें बॉर्डर क्रॉप। जिस तरफ हम जा रहे हैं वो है सेमेंटिक सेगमेंटेशन कंप्यूटर विजन में। सो इस कोर्स में हमने जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर विजन में जो चीज़ें नहीं की थी ना, वो थी सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है, कंप्यूटर विजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पर मैंने कई सालों से नहीं पढ़ाया, और एक वजह उसको ना पढ़ाने की यही है कि जो ट्रेडिशनल तरीके थे सेगमेंटेशन के, उनको ये डीप लर्निंग ने बहुत पीछे छोड़ दिया था। सो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर कंप्यूटर विजन का ये वाला पार्ट आपने करना है ना, सेगमेंटेशन वाला, तो उसके लिए आपको डीप लर्निंग आनी चाहिए। तो मैं आपको हल्की सी हिंट दे देता हूँ कि अब वो कि सेगमेंटेशन किस तरह से की जा सकती है डीप नेटवर्क्स के थ्रू। पहले सेगमेंटेशन की प्रॉब्लम समझ लें। सेगमेंटेशन ये प्रॉब्लम है कि इनफैक्ट यहाँ ड्रॉ हुआ तो हुआ है कि मेरे पास एक इमेज है, उस इमेज में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। इट सीम्स कि ये कोई बिल्ली है, ये कोई कुत्ता है, ये पीछे कोई सोफ़ा है, ये कोई मे बी पर्दा हो, ये मे बी कोई कंप्यूटर पड़ा हो, आई डोंट नो, पर देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सेगमेंटेशन एट इट्स बेसिक लेवल, सेगमेंटेशन का मतलब है कि हर ऑब्जेक्ट जो है ना वो अलहदा मैं क्रॉप करके आपको दे दूँ कि ये पिक्सल्स जो है ना ये किसी एक ऑब्जेक्ट के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो कुत्ते वाले ऑब्जेक्ट्स पिक्सल्स हैं वो ये पर्पल में, बिल्ली वाले जो पिक्सल्स हैं वो सेगमेंट हो गए हैं कि ये बिल्ली के हैं, ठीक है। एक्चुअली एक सेगमेंटेशन ये होती है कि सिर्फ आप ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट है कोई, कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं ये भी बता दूं ना कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसे कहते हैं सेमेंटिक सेगमेंटेशन, जिसमें आप सेगमेंटेशन है ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देना पिक्सल्स को,
कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरे ऑब्जेक्ट के पिक्सल्स हैं, ये इसके हैं, ये उसके। सिमेंटिक है कि आप उसकी क्लास भी बता देते हैं, हर ऑब्जेक्ट की क्लास भी बता देते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बताया ना, ये असल में फ़लाँ क्लास का है, ये फ़लाँ का है, ये फ़लाँ, ये फ़लाँ। तो ये सिमेंटिक सेगमेंटेशन है। आप एक फुली कन्वोल्यूशनल नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं सिमेंटिक सेगमेंटेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बिफोर डीप लर्निंग सिमेंटिक सेगमेंटेशन वाज अ रियली हार्ड प्रॉब्लम, इसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे। तो ये मैं आपको एक नेटवर्क है, ये काफ़ी पॉपुलर था, सिमेंटिक सेगमेंट, फुली कन्वोल्यूशनल नेटवर्क है। इसको मेरे साथ ज़रा समझने की कोशिश करें। मेरे पास इनपुट इमेज आई, इनपुट वॉल्यूम है, क्योंकि अगर ये कलर इमेज है तो 3 चैनल्स होंगे, लेट्स से H/W/3। अगर ग्रे स्केल है, चलो ग्रे स्केल पे काम कर लें, जो भी है, जितने भी चैनल्स हैं, आई जस्ट कॉल इट इनपुट वॉल्यूम रिगार्डलेस। इनपुट वॉल्यूम आया, आपने उसको कन्वर्ट किया, कुछ 96 कन्वोल्यूशन फिल्टर्स आपने लगाए, तो आपका जो वॉल्यूम था आई, वो कन्वॉल्व हो गया एक और वॉल्यूम में, उसको I1 कह देता हूँ, और उसके ऊपर कुछ और फिल्टर्स लगाए, वो एक और वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया, I2 कह देते हैं। उसमें 256 चैनल्स थे, I1 में 96 चैनल्स। और ये मैं करता गया, I3 एक वॉल्यूम बनाया, I4 वॉल्यूम बनाया, I5 वॉल्यूम बनाया, और जितने जितने फिल्टर्स थे उतने चैनल्स बनते गए। और ये सब सैम्पलिंग भी होती जा रही है हर बारी। सो यहाँ पे कन्वोल्यूशन प्लस सब सैम्पलिंग हुई है, सेकेंड टाइम भी कन्वोल्यूशन प्लस सब सैम्पलिंग हुई है। लेकिन थर्ड टाइम पे I3 ने सिर्फ कन्वोल्यूशंस किए, 384 कन्वोल्यूशंस। I4 ने भी सब सैम्पलिंग नहीं की, 384 कन्वोल्यूशंस, क्योंकि अब वॉल्यूम का साइज छोटा नहीं हो रहा है, राइट। चैनल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें कम फिल्टर्स थे, 256। इसने कन्वोल्यूशन प्लस सब सैम्पलिंग की अब, क्योंकि फिर से साइज छोटा हो गया, सो ऑन। तो ये इस तरह का नेटवर्क है जो इस तरह के ऑपरेशन करता है, कन्वोल्यूशन सब सैम्पलिंग करी जा रहा है। I7 let's call this I8। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरा जो प्रॉब्लम थी ना सिमेंटिक सेगमेंटेशन की, मेरे पास 21 क्लासेस थी। इट मीन्स कि यहाँ पर पता मैंने क्या किया होगा, यहाँ पर प्रॉब्ली मेरे पास कोई सॉफ्ट मैक्स होगा, अभी होगा या खैर आई एम नॉट श्योर, आइदर हेयर और ओवर हेयर, कि जब मैं उन 21 चैनल्स के रिजल्ट को जब मैं वापस इमेज के साइज का बनाता हूँ, ये तो आपने देख लिया ना कि हम छोटे से रिजल्ट को दोबारा बड़ा कैसे कर सकते हैं, अनपूलिंग और ट्रांसपोज कन्वोल्यूशंस के थ्रू। तो फुली कन्वोल्यूशन नेटवर्क जो है सिमेंटिक सेगमेंटेशन के लिए जो यूज़ होता है, वो इवेंचुअली वापस इमेज के साइज का एक रिजल्ट बनाता है। जितने पिक्सल्स इधर थे H/W, उतने वो यहाँ लेके आता है H/W, और वो कहता है लेकिन H/W की एक इमेज नहीं, मैं H/W की 21 इमेजेस बनाता हूँ, और जो 21 इमेजेस हैं वो हर क्लास का एक मास्क उसके अंदर होगा, हर क्लास के कोई प्रोबेबिलिटीज होंगी कि इस पिक्सल का इस क्लास से होने का कितना चांस है, ठीक है। सो देयर माइट बी सॉफ्ट मैक्स आइदर हेयर और हेयर, आई एम नॉट श्योर किधर होगा सॉफ्ट मैक्स, एंड दिस वे। और ये जो फाइनल रिजल्ट है ये उन 21 को सुपर इम्पोज, आप कह लें सुपर इम्पोज, समथिंग लाइक सुपर इम्पोज किया होगा, कि जौन से पिक्सल पे जौन से चैनल की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी, मैंने वो वाला कलर यहाँ पे असाइन कर दिया। तो इस तरह ये सिमेंटिक सेगमेंटेशन हो गई है कि नाउ अब मैं ऑब्जेक्ट्स को सेगमेंट भी कर रहा हूँ, बट आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये पिक्सल कौन सी क्लास का पिक्सल है, ठीक है। ये बाय द वे ये ट्रेन कैसे हुआ होगा, ये ट्रेन ऐसे होगा कि मेरे पास ट्रेनिंग डेटा में इस तरह की इमेजेस होंगी, और ये ग्राउंड ट्रूथ है, फिलहाल मैं ट्रेनिंग के तौर पे करता हूँ। ये इस तरह के ग्राउंड ट्रूथ किसी ना किसी बंदे ने मार्क किए होंगे बहुत सारे। सो आप मशीन लर्निंग का आपने अच्छा पार्ट तो देख लिया कि देखो सब कुछ लर्न कर लेता है, दिस इज द डार्क साइड, दिस इज द डोंकी वर्क, द डर्टी वर्क, ये ग्राउंड ट्रूथ बनाना। और बहुत सारी अच्छी जो मॉडल्स हैं उनकी ये वाली मेहनत आप देखते नहीं हैं, पर बहुत मेहनत हुई होती है ग्राउंड ट्रूथ पर, बहुत ज़्यादा मेहनत, आपकी सोच से ज़्यादा मेहनत हुई होती है ग्राउंड ट्रूथ पे। कई साइकिल्स लगते हैं ग्राउंड ट्रूथ को रिफाइन, एक दफ़ा फिर दूसरी दफ़ा फिर तीसरी दफ़ा, तो बहुत मेहनत हुई होती है, एंड यू शुड नो दिस। तो आप तो एंड टू एंड लर्निंग क्या है, आप कहते हैं ये मेरी इनपुट इमेज है, ये मेरा ग्राउंड ट्रूथ है, मुझे इस नेटवर्क के वेट्स लर्न करो ताकि ये नेटवर्क इस तरह की पिक्सल्स की प्रोबेबिलिटीज़ मुझे प्रोड्यूस करके दिया करे। तो ये सिमेंटिक सेगमेंटेशन सीख लेगा ये नेटवर्क, ठीक है। ये भी सिमेंटिक सेगमेंटेशन का था, मैं फिलहाल इसकी डिटेल में नहीं जाता। फाइनल चीज़ जो सीएनएन्स के साथ आपको टर्म बहुत ज़्यादा नजर आएगी वो होगी रेजिडुअल ब्लॉक, या एक नेटवर्क है रेजनेट। आप अक्सर ये नेटवर्क यूज़ कर रहे होंगे,
अक्सर आप ये नेटवर्क यूज़ करेंगे। सो रेजनेट 18 हो सकता है, रेजनेट ये उसकी नंबर ऑफ लेयर्स हैं, रेजनेट 18 लेयर्स वाला, 50 लेयर्स वाला, 101 लेयर्स वाला, और भी 1000 तक भी चले जाते हैं, पर ये ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये जो रेजिडुअल ब्लॉक का आइडिया है, इसने ट्रूली नेटवर्क्स को डीप बनाना शुरू कर दिया। पहले जो है ना, ये 18 लेयर वाले नेटवर्क्स इतने अच्छे ट्रेन नहीं होते थे, 50 वाले 101 सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो इसने ट्रूली डीप तो चले थे, ट्रूली डीप बनाए रेजिडुअल ब्लॉक के आइडिया ने। आइडिया बहुत सादा है। आपके पास कोई इनपुट आई HI और लेयर I का जो भी पीछे से लेयर I से जो भी चीज़ आ रही थी, 3 न्यूरॉन्स इस लेयर में हैं, ये नई रिप्रेजेंटेशन आ गई I+1 लेयर की, इसमें 4 न्यूरॉन्स हैं, ये नई रिप्रेजेंटेशन आ गई और ये अगली लेयर को फीड हो जाएगी। सो ये एक जर्नी है नेटवर्क के अंदर, फ्रॉम लेयर I टू द नेक्स्ट लेयर I+1 टू द नेक्स्ट लेयर I+2। रेजिडुअल ब्लॉक क्या करता है? ये ट्रेडिशनली ये हो रहा होता है, CNN में भी ऐसे ही होता है, एक लेयर का आंसर दूसरी में, फिर उसका अगली में, उसका अगली में, उसका अगली में। रेजिडुअल ब्लॉक ये करता है कि जो ith लेयर का आंसर था ना, पुराना काम तो हो ही रहा है, I का आंसर I+1 में, I+1 का आंसर I+2 में, एंड सो ऑन। द ओनली एडिशनल थिंग इज लेयर I का आंसर लेयर I+2 सिर्फ अगली नहीं, अगली को छोड़ के जो अगली लेयर है ना, उसमें डायरेक्टली फीड हो रहा होता है। इसको स्किप कनेक्शन भी कहते हैं। स्किप कनेक्शन एक्चुअली CNNs में ओके, स्किप कनेक्शन जो है ना, वो थोड़ा सा फ़र्क भी हो सकता है, इसको रेजिडुअल कनेक्शन ही कहते हैं, क्योंकि साइजेस का फ़र्क होता है और थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है। स्किप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यू हैव स्किप्ड अ लेयर, ठीक है, लेकिन चूंकि साइजेस डिफरेंट होते हैं तो कुछ ना कुछ इस कनेक्शन में ना रीसाइजिंग और वो भी हो रहा होता है, ताकि क्योंकि इधर तो लेट्स से 3 को फीड HI तो 3 न्यूरॉन्स को फीड हो रहा था, यहाँ तो 4 न्यूरॉन्स को फीड होना है, तो कोई ना कोई रीसाइजिंग हो रही होगी यहाँ पे। एनीवेज, दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल कनेक्शन। द आइडिया इज एक लेयर का आंसर डायरेक्टली आप स्किप करके अगली लेयर को फीड करते हैं। फ़ायदा इसका क्या है? फ़ायदा इसका ये है, टेक होम मैसेज, कि आप इसको ऐसे देखें कि ये किसी लेयर में X फीड हुआ था और ये कोई पहली लेयर थी जिसको फीड हुआ, ये वो सेकंड वाली है, ठीक है। एक सेकंड, मैंने ये हाँ ठीक है, सेकंड लेयर का जो आंसर निकलना है ना, देखिए आंसर कैसे निकलता है, पहले W∩X कुछ हुआ होता है, समथिंग लाइक दिस, राइट, और फिर रीलू हुआ होता है। 2 चीज़ें होती हैं, ये पहली चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है। ये पहली लेयर का आंसर निकला है, सेकंड लेयर में भी यही होगा, W∩X कुछ हुआ होगा, ये पहला स्टेप है, और फिर रीलू यहाँ पे है, दूसरा स्टेप, ठीक है। अब रेजिडुअल कनेक्शन ने क्या किया, वो जो X 2 लेयर पहले था, वो डायरेक्टली फीड इन हुए बिल्कुल रीलू से पहले, ये W∩X प्लस वो जो पीछे वाला आंसर था, ये X असल में कोई और है, मैं इसको X प्राइम कहने लगा हूँ, हाँ मैं इसको कंफ्यूजिंग बनाता जा रहा हूँ। लेट्स नॉट कॉल दिस X, क्योंकि ये तो किसी लेयर से गुजर के आया, लेट्स कॉल दिस H, ठीक है। तो रेजिडुअल कनेक्शन क्या कर रहा है कि W∩H प्लस जो ओरिजिनल X था जिससे कहानी शुरू हुई थी, और फिर रीलू में से पास करें, ये वो रेजिडुअल ब्लॉक ये हरकत करता है, ये वो स्किप या रेजिडुअल कनेक्शन है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर इस पूरे ऑपरेशन को, ये जो एक लेयर और फिर दूसरी लेयर के वेट से जो गुजरे, इस पूरी चीज़ को अगर आप f(x) कह दें, तो रियली व्हाट यू डूइंग हियर इज, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये असल में ये ऐसे लिखी जा सकती है, पूरा इस डायग्राम की जो समरी है वो ये लिखी हुई है कि आपके पास x आया था, उस x के ऊपर आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, ये बड़ा सा जो ब्लॉक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, f(x) आ गया, और फिर आपने सिर्फ 2 हरकतें की हैं, आपने f(x) लिया, ये प्लस आपने उसमें x को प्लस किया और फिर रीलू में से गुजार दिया, 3 हरकतें। द आइडिया इज दिस, इफ फॉर एनी रीजन आपका ये जो f(x) है ये अच्छा लर्न नहीं हुआ, अगर आपके जो वेट्स W यहाँ के इस लेयर के वेट्स और इस लेयर के वेट्स ये अच्छे लर्न नहीं हो पा रहे, आपने, या फॉर एनी रीज़न f(x) अगर 0 की तरफ चला जाता है, आपके वेट्स ऐसे भी लर्न हो सकते हैं कि 0 की तरफ चला जाए, स्पेशली जब आप रीलू यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव आंसर आ जाए तो रीलू 0 पे चले जाते हैं। तो अगर ये 0 पे चला भी जाए, इफ फॉर एनी रीज़न, आपने कम से कम x को तो आगे भेज दिया। अगर आप ये +x ना किया होता, सिर्फ f(x) होता आपके पास,
तो ये 0 अगर हो जाता तो आपने शुरू x से किया था और आगे क्या भेजा, 0। लेकिन ये रेजिडुअल कनेक्शन जो है ना, ये इंश्योर करता है कि नहीं भाई, x तो हमेशा आगे जाना ही जाना है। तुमने अगर कोई बात लर्न करनी है ना इस पूरे एफ ऑफ एक्स ने, तो इसके अलावा कुछ लर्न कर लो, x ने तो जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये फ़ायदा है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो x अब तक आपकी लर्निंग हो गई है वो आगे चलती जाती है। तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ रेजिडुअल कनेक्शंस। ये अगर आपको नहीं भी समझ आया, जस्ट रिमेंबर रेजिडुअल ब्लॉक्स आपको बार बार ये नज़र आएंगे। मॉडर्न CNNs में हमेशा होंगे रेजिडुअल कनेक्शंस, और इनका फ़ायदा ये है कि ये आपकी ट्रेनिंग को स्टेबलाइज करते हैं। चलिए मैं इसको इसी बात पे एंड कर देता हूँ कि स्टेबल ट्रेनिंग, अगर आप, दो फायदे हैं, एक तो आपकी ट्रेनिंग को स्टेबलाइज करते हैं और उसकी वजह से यू कैन ट्रेन रियली रियली डीप नेटवर्क्स, ट्रूली डीप नेटवर्क्स। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू नो व्हाट रेजिडुअल ब्लॉक्स आर। ठीक है, आज की लेक्चर की समरी ये है कि हमने ये देखा है कि स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इमेजेस हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ लोकल कोरिलेशन, that nearby pixels are strongly correlated and pixels that are far away are weakly correlated. And convolution also exploits the same concept. Convolution जब आप एक 3x3 रीजन पे लगाते हैं तो आप इम्प्लाई तो यही कर रहे हैं ना कि किसी एक पिक्सल का आंसर उसके नियर 3x3 पिक्सल्स पे डिपेंड करता है। इट्स अ वे ऑफ सेइंग कि हाँ, मैं सिर्फ करीब वालों को देखूंगा क्योंकि वही तो कोरिलेटेड थे ज़्यादा इससे, तो इसका आंसर उन्हीं पे डिपेंड करना चाहिए, दूर वालों पे नहीं करना चाहिए। तो CNNs कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स एक्सप्लॉइट लोकल कोरिलेशन इमेजेस। फिर हमने, और उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हमने देख लिए। उसमें कन्वोल्यूशन थी, सब सैम्पलिंग थी, और इस तरह कई दफ़ा ये करते थे, और एंड पे कोई फुली कनेक्टेड लेयर थी। बेसिकली ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता था, और फुली कनेक्टेड लेयर्स भी मल्टीपल हो सकती थी अगर आप चाहें। फिर हमने कुछ वेरिएशंस देखी। हमने 1x1 कन्वोल्यूशन देखी, और 1x1 कन्वोल्यूशन हमने ये मैंने बताया नहीं पर स्लाइड्स के अंदर है कि इससे आपके नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स रिड्यूस हो जाती हैं ड्रास्टिकली, तेज़ कर देता है चीज़ों को। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी वो था कि हम डेप्थ को कंट्रोल कर लेते हैं, नंबर ऑफ चैनल्स को कंट्रोल कर लेते हैं। और मैं यहाँ लिखना भूल गया कि और भी जो एक ज़रूरी चीज़ थी वो ये थी कि फुली कनेक्टेड लेयर कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1x1 कन्वोल्यूशंस। ये समरी थी। फिर हमने डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशंस मैंने पढ़ाई नहीं, पर अगेन दे रिड्यूस पैरामीटर्स एंड दे रिड्यूस योर नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस, दे मेक थिंग्स फास्टर। फिर हमने अनपूलिंग देखी और ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन देखी। मकसद यही था कि हम जो सब सैम्पलिंग का इफेक्ट था उसको रिवर्स करना था हमें, ताकि जहाँ इमेजेस छोटी होती जा रही थी, अगर हम CNNs को यूज़ करना चाहते हैं इमेजेस जनरेट करने के लिए, तो हम वापस उनको बड़ा करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए ये अनपूलिंग और ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन है, जिसमें ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन जिसे कहते हैं ये लर्नेबल चीज़ थी, इसकी पैरामीटर्स लर्नेबल थे। जिनको डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन कहते थे, इनके पैरामीटर्स लर्नेबल थे। जिनको 1x1 कन्वोल्यूशंस कहते थे, इनके पैरामीटर्स लर्नेबल। तो अनपूलिंग और ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन से वापस आप बड़े साइज़ की या इमेज के साइज़ की चीज़ें दोबारा बना सकते हैं। मैंने इमेजेस को यहाँ पे कोर्स में इसलिए कर दिया है कि अगर आप चाहें तो एग्जैक्ट इमेज बना दें। देयर शुड हैव बीन वन स्लाइड जो ये मेंशन करती थी। हाँ, ये 2 पॉइंट्स अगर आप देख लें कि अगर आप एक्चुअली इमेजेस ही जनरेट करनी है तो आप आउटपुट न्यूरॉन्स जिन्हें कह रहे हैं ना, उन पे आइडेंटिटी फंक्शन लगा दें ताकि आपके पास कोई कैद ना हो। कैद तो अपने तब लगानी कि मैंने इमेज के साइज़ की एक चीज़ बनानी, लेकिन वो पिक्सल्स की क्लास होनी चाहिए। हर पिक्सल को एक लेबल असाइन करना है, कोई क्लास देनी है। अगर क्लास देनी है, फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड का पिक्सल था या फोरग्राउंड का पिक्सल था, अगर 2 क्लास प्रॉब्लम है, हर पिक्सल को आपने 2 क्लासेस में से किसी एक में असाइन करना है, तो फिर हर पिक्सल पे सिग्मॉइड लगा दें, क्योंकि 2 क्लास क्लासिफिकेशन तो सिग्मॉइड से होती थी, लॉजिस्टिक सिग्मॉइड। और अगर मल्टीपल क्लासेस हैं हर पिक्सल पे, तो सॉफ्टमैक्स लगा लें आउटपुट न्यूरॉन्स पे। यानी जिस तरह ट्रेडिशनल नेटवर्क्स में करते थे वही आप यहाँ पे कर सकते हैं, इमेजेस के पिक्सल्स पे आप ये कर लेंगे। तो कमिंग बैक, अनपूलिंग और ट्रांसपोज कन्वोल्यूशंस ये इमेज साइज पे चीज़ों को ले आती थी, और उसके बाद अब आपकी मर्जी होती थी कि अगर आपने कलर्स या इमेजेस प्रोड्यूस करनी थी, चाहे ग्रे स्केल हो चाहे RGB हो, जो भी है, तो उस केस में आप आइडेंटिटी फंक्शन यूज़ कर लें ताकि कोई कैद ना हो। बाद में नॉर्मलाइज कर लें 0 से 255, बाद में कर लें, लेकिन कोई कैद ना डालें शुरू में। और अगर आपने 2 क्लास कोई प्रोबेबिलिटीज़ करनी थी, हर पिक्सल का बताना था ये फ़लाँ क्लास का है या नहीं है,
टू क्लास प्रॉब्लम इसमें है या नहीं है, तो तब आप अपने एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड कर लेते। और अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करनी है आपने लेकिन इमेज के हर पिक्सल की, तो इमेज को बड़ा किया और सॉफ्ट मैक्स लगाया। वो जो 21 क्लास प्रॉब्लम है वहाँ हमने सॉफ्ट मैक्स लगाया था। सो अब नोट करें, हम एक सेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और वो भी पिक्सल लेवल सेगमेंटेशन दे रहे हैं, हर पिक्सल के लिए आंसर दे रहे हैं। और वो किस तरीके से, ये सारी वो चीज़ें जो हमने डीप लर्निंग के लेक्चर में देखी थी कि आइडेंटिटी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो रिग्रेशन प्रॉब्लम हो जाती है कलर वाली, वरना क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स है, बाइनरी भी है और सॉफ्ट मैक्स भी है, मल्टी क्लास। फिर हमने फुली कन्वोल्यूशनल नेटवर्क देख लिया, जिसमें बड़ी ख़ास बात थी कि किसी भी साइज़ की इमेज पे चल जाएगा। और वो इसी तरह के फुली कनेक्टेड लेयर्स उसमें नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनको रिप्लेस कर दिया 1 by 1 से, कन्वोल्यूशन से। फिर हमने रेजिडुअल ब्लॉक्स देखे, वैनिशिंग ग्रेडियंट्स का मैंने ज़्यादा जिक्र नहीं किया, इसको आप ऐसे कह दें कि रेजिडुअल ब्लॉक्स इनेबल ट्रूली डीप नेटवर्क्स, ट्रूली डीप लर्निंग हो जाती है, ठीक है। स्टेबल लर्निंग है, वैनिशिंग ग्रेडियंट्स अवॉइड का आप ये समझें कि स्टेबल लर्निंग है। तो ठीक है, आई थिंक दिस गिव्स यू, होपफुली दिस शुड गिव यू एटलीस्ट ये टर्म्स का आपको पता है। और आई होप कि अब आप कोई भी रिसेंट पेपर भी अगर आप देखते हैं जिसमें कंप्यूटर विजन के लिए कोई CNN या कोई डीप नेटवर्क इस्तेमाल हुआ है, तो यू विल कम अक्रॉस these terms: 1 by 1 convolution, depth wise separable, unpooling, transpose convolution, fully convolution network, residual blocks, dropout, batch norm, ReLU and so on. ये सारी terms से आप लोग एटलीस्ट गुजर चुके हैं। I hope you won't be scared when encountering these terms. और अगर आप भूल भी जाते हैं तो यू हैव दिस लेक्चर टू फॉल बैक टू, एंड मे बी यूट्यूब पे या इंटरनेट पे आपको और बहुत बेहतर लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू जस्ट नो दीज टर्म्स, ठीक है। ओके, दैट कंक्लूड्स टुडेज लेक्चर।